2000 एसएससी की स्टूडेंट अगर बैठे हुए जंतर मंतर पे, अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। अगर दिल्ली में हर दूसरे तीसरे दिन अगर दिल्ली के लुटियंस में अगर कोई नाला साफ करते हुए हर तीसरे दिन मरने की खबर आ रही है, गगनयान की भी कवर कीजिए, उसको भी कीजिए। मिनिमम पत्रकारिता मेरे हिसाब से हुआ है कि आप उनके संघर्ष को भी दिखाइए। क्या पत्रकारिता में कभी आपको लगा कि हिंदी की जैसे कहीं आपको दिक्कतें आई इसमें? आपने एक बुझे हुए जख्म को उड़े दिया। ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, तमाम उन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, एक बहुत बड़े सोशलाइट हैं और बहुत कुछ है। उन दोनों ने मुझे ब्लॉक किया सिर्फ इस कारण से। मैंने संकट इस समय जो जिस तरीके से पत्रकारिता चल रही है, कारण क्या लगते हैं आपको? ये है भी कि नहीं है कि मतलब सब कुछ सही है मीडिया? देखिए, पहली बात तो है बहुत ही गंभीर संकट है। क्या परिभाषा है पत्रकारिता की? मैंने कहा कि बस वहीं पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा हो, जातिवाद के मुद्दे उठ रहे हैं इस तरीके से, क्या वो सही मुद्दे हैं? कुछ और होना चाहिए? समाज की व्यथाएं, व्यवस्थाओं में कमी कुछ और है? देखिए, एक बड़ा इसमें राष्ट्रवाद क्या है? क्या परिभाषा है राष्ट्रवाद? बहुत ही गर्व से कहता हूँ, जो कस्बाई पत्रकारिता है या आंचलिक पत्रकारिता है या भाषाई पत्रकारिता है, वो आज की तारीख में भी उतनी ही तेज और उतनी ही स्टैंड के साथ अभी भी करती है। वो गांव और कस्बाओं में अभी भी मुद्दे उठाने में वो पीछे नहीं हटती है। प्रिंट मीडिया को किस तरह आज की पत्रकारिता चल रही है, जिस तरीके से लिखने में लोग कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं, कारण क्या लगते हैं आपको? मुझे लगता है इंडिपेंडेंट मीडिया को सरकार का एक विपक्ष ये नहीं बताना है कि सरकार ने काम कितना किया है। मीडिया का काम ये होता है कि कितना काम बचा है। पत्रकार मतलब दिखते हैं टीवी चैनल्स में, मीडिया हाउसेस पे, क्या जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ परिवर्तन आ सकते हैं आने वाले सालों में? हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे एक प्रयास है बिग जर्नी, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो अलग अलग वर्टिकल से लोग हैं, जिन कहानियों को देखकर सुनकर हम प्रोत्साहित होते हैं या कुछ ना कुछ सीखते हैं उन कहानियों के जरिए, तो उन कहानियों को आप तक पहुंचा पाए। और अगर इन कहानियों के जरिए एक व्यक्ति की भी जिंदगी अगर कोई देखता है, इनको परिवर्तन ला पाए उनकी जिंदगी में, कुछ अलग कर पाए वो, तो हमारे प्रयास सार्थक होगा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं नरेंद्र नाथ मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। नमस्ते अंकुर जी। चूंकि आपसे दिलचस्पी मेरी बात करने में इसलिए और भी है कि आपका जो पत्रकारिता एक अलग तरीके की पत्रकारिता रहती है और दशकों हो गए आपको पत्रकारिता करते करते। आपने जिस तरीके से मुद्दे, हम आपको सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं आप, आपकी पत्रकारिता में जाएंगे, आपकी लेखनी में आएंगे हम। लेकिन शुरुआत चूंकि हमारे इनिशिएटिव का नाम बिग जर्नीज है, तो आपकी यात्रा अगर हम पत्रकारिता में आने से पहले तक की बात करें, आप कहाँ से आते हैं, किस तरीके से पत्रकारिता में रुझान आया, क्या पढ़ाई की, अगर वो साझा कर पाए, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं, हम लोग हिंदी बेल्ट से हैं। मैं बिहार के मिथिलांचल से आता हूं और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हमारे पेरेंट्स से बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। तो जानते हैं कि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, सब लोगों का हम लोग एक फिक्स्ड सोच होती है, राज्यपाल से द्वारपाल बनो, पहले इंजीनियरिंग मेडिकल, राज्यपाल से द्वारपाल। हाँ। राज्यपाल से द्वारपाल हम लोग सरकारी नौकरी की तलाश, जो आईएएस से लेके नहीं हुआ तो फिर नीचे जहाँ तक ये जिस ग्रेड डी तक की परीक्षा जो होती है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट रहा है जिसको सामाजिक मान्यता मिलती रही। बिल्कुल। अच्छा है, बुरा है, लेकिन ये सच है। हाँ। और उसी इर्द गिर्द हम लोगों का जो पढ़ाई कैरियर सब, और चूंकि हम खुद उस परिवेश में थे, और एक जो आज की तारीख में जो एक आज की भाषा में जो आती है पीयर प्रेशर, तो उस पीयर प्रेशर हम लोग का सामाजिक में गाँव का जो प्रेशर, गाँव और अपने लोगों का जो प्रेशर, वो स्वाभाविक रूप से होता है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें ये था कि सामाजिक मान्यता अगर लेनी हो तो डॉक्टर इंजीनियर +2 के बाद उसकी तैयारी करनी है, और वहाँ कहीं अगर ट्रेन मिस हो गया तो फिर आपको आईएएस या बीपीएससी की तैयारी आपको करनी है। तो वो ट्रेन, दो ही मौका मिलता है ट्रेन का। अगर ये इस 2 ट्रेन आपने नहीं पकड़ी तो फिर आप समाज के फेल्योर में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। ये एक सामाजिक सच रहा है। तो उस सामाजिक सच में तो फेल रहा, अगर आप कहें तो। हाँ, आपने प्रयास किया और ये नहीं कि कोई बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ। बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई की, और बिहार बोर्ड में उस समय आप जानते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड में नंबर का एक जो होता है, लेकिन वहाँ पे लगभग 80% लाना 10th में लाया था, तो वो खराब नंबर नहीं गिना जाता है।
तो वो सब चीज़ें रही थी। उसके बाद मैंने मेडिकल भी दी और इतना अंक था कि आपको सीबीएसई मेडिकल होता था। हाँ। अभी जो सेंट होती है तो हम लोग सीबीएसई मेडिकल का ओके। होता है। हाँ। तो उसमें इतना नंबर था जो डॉक्टर नहीं, लेकिन आप दांतों के डॉक्टर बन सकते थे। हाँ। लेकिन वो ये हुआ कि नहीं, इसमें नहीं दीजिए और अगले साल कोशिश करेंगे। हाँ। लेकिन वो मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि अगर गलती से, तो उतना जाहिर सी बात है कि मतलब दांतों का मतलब नीचे रैंक आई तो ऑब्वियसली कि हमसे ऊपर कई लोग थे और वो मेरा बेस्ट तैयारी था। तो ओके। मैंने अपना अंदर लगा हाँ। कि यहाँ तक यहाँ पहुंचे, इससे आगे तो खैर नहीं पहुंच हाँ। पाएंगे, जो अंदर से समझ लेते हैं। और दूसरा, अगर कहीं कर भी लेता है, किस्मत ठीक होती है कि वो जो टाइप एग्जाम होता है, अगर भी तो मैं बहुत ही खराब डॉक्टर होता, हाँ। ये बात तय था, नहीं पढ़ पाता लिटरली। और क्रिएटिव ही मुझे लिखना पढ़ना, न्यूज़ लिखना पढ़ने से अधिक आप नहीं कहेंगे कि लिखना पढ़ना स्वाभाविक टेस्ट था। न्यूज़ के प्रति मेरा ये था हाँ। कि मैं इस न्यूज़, अभी भी लोग, जब मैं छोटे में याद करता हूँ तो लोग मेरे जीके के लिए लोग कहते थे कि इसका जीके बहुत अच्छा है। ओके। उस वक्त में नहीं थी और बिना प्री सोशल मीडिया इरा में, हाँ। तो वो उसमें तो वो आप कह सकते हैं कि वो जो एक जनरल नॉलेज, तो वही है उस वक्त जो जनरल नॉलेज अगर ठीक है तो लोग फिर बोल देते हैं कि तब आईएएस करेगा, होता है ये पत्रकार करेगा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत दूर दूर तक कोई पत्रकार नहीं था। हाँ। लेकिन अब बाकी सब चीज़ें कोई ऐसी वो करण जौहर की फिल्म की तरह कहानी नहीं होती है। फिर अपने ठीक है, वो अपने ट्रेन की पटरी की तरह हम लोग जुड़ते हैं, कब बदल जाती है पता नहीं चलता है। हाँ। और कुछ ऐसा इवेंटफुल नहीं होता है। फिर हमने वहाँ, लेकिन पटना से फिर मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी। ओके। और फिर वही बात है कि चूंकि आप पटना से आते हैं और हिंदी बेल्ट में रहते हैं, तो आपकी स्वाभाविक जो चीज़ें एक्सप्रेशन, और चूंकि मीडिया एक्सप्रेशन और आपकी स्ट्रॉन्ग अभिव्यक्ति का स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है, तो हिंदी पत्रकारिता के साथ मैंने पटना से शुरू किया और फिर पटना होते होते फिर आगे। ओके। अच्छा, एक मतलब मुझे लगता है कि आपने कई बार जिक्र भी है कि हिंदी बेल्ट, जी, है ना, कई बार बोला आपने, और हम मतलब मैं पर्सनली उसी से आता हूँ। तो जैसे मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग वाली है और मुझे लगता है कि जो हिंदी का विशेष रूप से इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो एक अलग तरीके से देखा जाता है अगर कोई हिंदी बोलता है। करेक्ट। कई तरीके के बैरियर्स बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं उसके सामने। जिस तरीके से एक तो इंजीनियरिंग का एजुकेशन का मटेरियल अवेलेबल है, वो सारे इंग्लिश में अवेलेबल है, तो एक तो सबसे बड़ा बैरियर वहाँ पे बन जाता है कि वो जो चीज़ें अगर उसको हिंदी में पढ़ाई जाए तो हिंदी बेल्ट वाला बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में आदान प्रदान हो रहा है तो इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। क्या पत्रकारिता में भी इस तरीके से, आप जब पटना से आए, अब आप दिल्ली मतलब गढ़ है मुझे लगता है पत्रकारिता का, यहाँ से पूरी देश की खबरें बनती हैं और दोनों भाषाओं में बनती हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि भाषा या खासकर हिंदी की वजह से कहीं आपको दिक्कतें आई इसमें? आपने एक बुझे हुए जख्म को उड़े दिया। ये आपने इसे एक गड़े हुए मुर्दे और जो खत्म होते जख्म को उड़े दिया। ये बहुत ही बड़ा बैरियर था और आपने कहा तो शायद खुल के हम लोगों ने शायद इस पर कभी बात नहीं की, क्योंकि नहीं हो पाता है। और ये आपको आज जब बात कर रहे हैं तो गिल्ट नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो आने से और जो मेरी पत्रकारिता रही, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड और रहा हूँ। तो पत्रकारिता जैसे पटना से शुरू किया मैंने, फिर पटना से कुछ दिन पटना से आगे जाके मुजफ्फरपुर एक जगह है, वहाँ फिर कस्बाई पत्रकारिता में एक जिला का है, फिर वहाँ भी रहे। फिर वहाँ से आके मेरठ आया, मेरठ से नोएडा आया, नोएडा से रांची गया, रांची से कानपुर आया। उसके बाद होते होते टहलते हुए मैं दिल्ली आया और एक खांटी टोटल मीडिया हाउस कौन सा था? अमर उजाला, हिंदुस्तान, जागरण, ये सब चीज़ें थी। जागरण का बैगलिंगुअल आता है आई नेक्स्ट, जो पहला अर्बन पोर्टल, उसके मैंने 6-7 एडिशन को मैंने लॉन्च किया, उसको मैंने हेड किया 2-3 सालों तक। और वो कानपुर में था, क्योंकि कानपुर से मुझे दिल्ली आना था, एक नेशनल पत्रकारिता करनी थी, तो मैं यहाँ आया। जो आप कह रहे हैं बैरियर, मुझे नहीं लगता कि कई लोगों ने इस पर बात की है, बहुत अधिक जड़ता थी। अब आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद इसलिए बात कर पा रहा हूँ, वो जड़ता समाप्त हो गई है। तब इतना अधिक डाउन मार्केट, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं या हिंदी मीडियम में है, तो इतनी अधिक चीज़ें थी और हर जगह पे आपको एंट्री के लिए आपकी आवाज़ अगर आप हैं तो नहीं, कोई आप कौन खामा खा वाली बात होती है। और एक जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ,
एक जो सर्किल है, पावरफुल हाँ। सर्किल, उन्होंने इस तरह से घेर रखा था हाँ। कि आपको नहीं होगा। एक जगह मैं 12-13 की बात कर रहा हूँ, एक जगह मेरी एक इंटरव्यू के लिए बात हो गई थी, क्योंकि आपको फिर भी आपको काम करना है। कुछ इंग्लिश टाइप नेता थे, उन्हें मैंने अप्रोच किया, बात सब कुछ हो गई। उन्हें शायद मैं जानता हूँ, नाम मैं ना बताऊँ, उन्हें किसी ने बताया यार कि आप इसके यहाँ हिंदी वाले से बात करें, कोई मतलब नहीं। उन्होंने कैंसिल कर दिया इंटरव्यू। इस तरह की चीज़ें, मैं पार्लियामेंट जाता था, सब जगह पे जिसको आप देखते हैं ना खान मार्केट गैंग जो कहते हैं, हाँ वो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आप नाम ना पूछेंगे अभी मैं, और सार्वजनिक ट्विटर पे 12-13 में जब मैं लिखता था, और उसमें मैं हिंदी में भी लिखता था। हाँ, कुछ दिनों के लिए, चूंकि ट्विटर आपको आज होगा 12-13 बड़ा एलीट प्रोडक्ट था, सब लोग इंग्लिश में बात करते थे, तो हम भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन लगा कि ये मेरा डोमेन नहीं है और इसलिए मेरी पहचान भी नहीं है। तो उस समय जब मैं बात करता था तो सिर्फ हिंदी में शायद कुछ देने के लिए कुछ बात हो रही थी। एक बहुत बड़े अंग्रेजी की पत्रकार हैं और एक बहुत बड़े सोशलाइट हैं, वो दोनों बात कर रहे थे, और थोड़ा सा 12 साल पहले थोड़ा और जोश था थोड़ा सा। आज की तारीख में मैं किसी को जाके घुसता नहीं हूँ, किसी सुझाव उसमें मैं एंट्री नहीं मारता हूँ, उसमें थोड़ा सा हो जाता था। तो 13 की बात है, उसमें वो दोनों बहुत ही एक किस हिंदी बेल्ट के बारे में, बिहार के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, तमाम उन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, और एक बहुत बड़े सोशलाइट हैं, और बहुत कुछ है। जब मैं देखता हूँ तो उनको हर बार दूसरी बार उनका परिचय बदला हुआ दिख जाता है। तो वो दोनों में बातचीत हो रही थी और बिहार के बारे में बातचीत हो रही थी, और इतनी सही बातचीत हो रही थी। तो मैंने जाके उसमें से सिर्फ, और मैंने कभी आज तक किसी कोई गाली गलौज या कोई अपशब्द मैंने आज तक सोशल मीडिया पे नहीं दिया है। तो ये मुझे खुद पे गर्व है, कितनी भी गाली पड़ी है। मैंने कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ मैंने इंटरवेंशन करके उस दोनों की बातचीत, दोनों मुझे फॉलो भी नहीं करते थे, तो मैंने कुछ कहा कि नहीं, आप लोगों का ये गलत है। कुछ जाहिर सी बात है, कोई आपके घर के बारे में बात कर रहा हो और गलत देखा है, और आप देख रहे हैं कि अरे ये इतना सही क्यों बात कर, और दोनों ओपिनियन मेकर टाइप लोग हैं, उन दोनों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और ये मेरे जो सोशल मीडिया पे ब्लॉक बहुत ही चंद लोगों ने बात किया, ब्लॉक किया उन दोनों ने, सिर्फ इस कारण से, क्योंकि मैंने हिंदी में इंटरवेंशन कर दिया। उनको ये अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी पत्रकार है आज की तारीख में, फिर वो बड़ा कई बार वो देसी बनने की कोशिश करती हैं, कई बार वो ये है, कई पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप ये इस एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि उन लोगों को किस लेवल पे जड़ता आई होगी और किस लेवल पे हम लोगों ने निकाली होगी, ये देखते होते आते। और आज की तारीख में जब मैं कई सारे उन लोगों को देखता हूँ जो बात नहीं करते थे, वो आज की तारीख में दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं और बाकी हिंदी में वो ट्वीट करते हैं, संवाद करते हैं हिंदी में, तब लगता है कि अब वो चीज़ें, तो वो हम लोगों को रास्ता बनाने में जो तमाम, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कई बाकी लोग भी जो होंगे, वो जो कम से कम हिंदी में इस बात में, इस एलीट का जो एक जो इनकी लॉबी थी, इनके बीच में इनके साथ खड़ा होने में जो दिक्कत हुई है, ये जो ट्रैवल एक जो है इन सब सालों में, वो बहुत रहा है। और इसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का इमरजेंस का योगदान रहा कि अगर आप वहाँ रोकेंगे तो मेरी आवाज़ यहाँ बुलंद होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो, अब मतलब इसमें दो चीज़ें हैं। जब परिवर्तन की बात करते हैं तो आपके पत्रकारिता में को हिंदी में अडॉप्ट करना लोगों की जरूरत हो गई है कि आपने एक लंबा आपके पास अनुभव है, जिस तरीके से खबरें आती हैं, आपने वो जो एक मिसाल कायम करी है, या फिर जिस और भी हिंदी पत्रकार है उन्होंने अपने आप को प्रूव कराया वहाँ पे। तो क्या अभी भी जो नए हिंदी पत्रकार आ रहे हैं, है ना, चूंकि वो गैप बड़ा हो गया, आपने तो 20 साल की मेहनत करी, 25 साल की मेहनत करी, तब जाके आपने लोगों को अडॉप्ट करवाया कि नहीं हम हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में लोग पढ़ेंगे आपको। लेकिन क्या जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी रास्ते आसान हो गए हैं? हाँ, अब आसान हो गए, क्योंकि अब हम लोग जैसे कई सारे लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि ये हाल के सालों में जड़ता एक टूट गई। दूसरा, अब बताया कि जो लोग कंप्लीटली एक हिंदी में के साथ वालों के साथ खड़ा नहीं होते थे, वो आजकल तारीख में हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में ट्वीट करते हैं, हिंदी में पोस्ट करते हैं। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं, या अगर उनके मन के में अगर अभी भी है तो अब उनको कहने की हिम्मत नहीं है। अब वो ये कर लेंगे, अगर वो डाउन मार्केट साबित कर लेंगे तो आप अपने घर, आप डाउन मार्केट रहे, हम अपने घर में हम ये हैं। तो अब जो एक
लड़ाई बराबर की है, या बराबर की, या कहें, या आप कहेगा हम लोग अब देसी स्टाइल हम लोग डोमिनेट कर जाते हैं। अब वो अब ना कहीं गिल्ट होता है, आराम से देसी स्टाइल में खान मार्केट में भी चाय पीते हैं और आराम से चौराहे की दुकान पे भी चाय पीते हैं बिना गिल्ट के। तो अब वो आप कह रहे हैं जो नए लड़के आते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अब वो नहीं रखें। एक पीढ़ी हमारी पीढ़ी ने किया और हमसे पहले पीढ़ी ने किया ही होगा, और जो एंट्री आज की तारीख में आप कम से कम ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है कि वो इनको सिर्फ भाषागत स्तर पर, या आप डॉन मार्केट दिखते हैं या डॉन मार्केट की तरह बात करते हैं, या आपका परिवेश उस एलिट में आपके पास नहीं आता है, उस चलते आपकी कहीं पे एंट्री बंद होगी। ऐसा अब नहीं है। उनको दो अगर रोकने वाले मिलेंगे तो दो उनको साथ देने वाले भी मिल जाएंगे। कम से कम बाकी चीज़ें नहीं, कम से कम इस लेवल पे वो अपना मेंटल ब्लॉक को नहीं रखें, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ कि जब हिंदी पत्रकार इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे, हाँ, तो क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं वो? नहीं, हाँ, जाहिर सी बात है कि आप जैसे मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ तो हर भाषा का सम्मान होता है। तो कई सारी भाषा, जैसे अब जैसे मैं बाहर में जाऊँगी या साउथ के नेताओं से मिलता हूँ, नहीं होती इनकी हिंदी, उनकी प्राइमरी तमिल है या इंग्लिश है। तो ये नहीं, फिर मेरा कहना है कि पत्रकारिता में है तो इतनी बेसिक आप ये भी इंग्लिश जो जहाँ पे आप बेसिक इंग्लिश ऐसी रखें जहाँ पे आप संवाद कर सकें। ये अगर वो जैसे मैं आप अगर जरता की बात कर रहा हूँ पटना से आके, तो कोई चेन्नई से आके भी अगर कोई तमिल या इंग्लिश आ रहा है तो उसको भी ये नहीं मैं उसको फील कर रहा हूँ वही चीज़ कि तुमको हिंदी नहीं आ रहा है तो मैं वो हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मैं कुछ दूसरा समझना चाह रहा था आपसे। मैं बच्चों की पृष्ठभूमि समझना चाह रहा था कि कोई अगर कोई स्टूडेंट है वो एंट्री करना चाहता है, जब उनका इंटरव्यू होता है किसी मीडिया हाउस में, हाँ, तो हिंदी पत्रकारिता में क्या वो जो एंट्री लेवल पे इंटरव्यू होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं? नहीं, अगर वो हिंदी में जा रहा है तो उसकी इंटरव्यू उसका हिंदी में ही होगा। अब जिस मीडियम में वो जा रहा है तो वो होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप कोई एक कॉन्फ्रेंस था और कोविड के समय किसी कॉर्पोरेट या किसी संवाद में, तो कई सारे हिंदी पत्रकार भी थे, मतलब लोग भी थे, और कई सारे और अलग अलग करीब 25 बड़े लोग थे। तो उसमें कोई एक हिंदी पत्रकार थे जो इंग्लिश में बोलने लगे थे, तो किसी बड़े बहुत ही स्टेबल, उन्होंने कहा कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हिंदी में बोले तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं है। तो अब वो मतलब बैरियर जो है ना, वो हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो, ये भी हो, एक जो सुप्रीमेसी, जो एलिट सुप्रीमेसी जिसका एक लैंग्वेज एक पार्ट है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, एक टोटल एक ओवरऑल एटीट्यूड की बात होती है कि आप अगर उस परिवेश से नहीं है, अगर आप वो एक जो सोशल सो कॉल्ड एटिकेट का जो एक पैरामीटर होता है उसमें अगर आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको वहाँ एंट्री नहीं होगी। ये मैं नाम नहीं बोलूँगा, एक बहुत मेरी तमाम लोगों से टॉप हिंदी पत्रकारों से बात हुई है, उन्होंने भी पर्सनल साझा किया है ऐसी जो बहुत बड़े भी पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि किस तरह की उनको। अच्छा, अगर हम पत्रकारिता में बात करते हैं तो एक हमेशा शब्द उठता है कि संकट, इस समय जो जिस तरीके से पत्रकारिता चल रही है उसमें संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कारण क्या लगते हैं आपको? सत्ता का दबाव है, कॉर्पोरेट जो इस तरीके से कॉमर्शियली अपग्रेड करना है चैनल्स को या प्लेटफॉर्म्स को, वो है, या किसी भी तरीके से जो न्यू टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, AI है, ML है, सोशल मीडिया है, क्या कारण है? ये है भी कि नहीं है कि मतलब सब कुछ सही है मीडिया? देखिए, पहली बात तो है, इसको आप अगर सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। बहुत ही गंभीर संकट है, सब पे संकट है। तेजी से प्रिंट मीडिया का सेल जो एक लगातार बढ़ रहा था वो घटा। कोविड के बाद आपने देखा टीवी का जो व्यूअरशिप है, उनके आंकड़े देख लीजिए, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कम होते गए लगातार। मीडिया का जो प्रसार होना था वो कहीं ना कहीं वो रुक गया। तो संकट है, क्रेडिबिलिटी का संकट है, आप देख ही सकते हैं। तो एक संकट है उसमें, ये कर लेना कि नहीं संकट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरह से जस्ट उस मुद्दों से भागना होगा। अब संकट क्यों है, इसका 3 जो कारण है। एक जो आपने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो है तो है, उससे तो आप रोक नहीं सकते हैं। पहले भी हुआ, जो हाथ से लिखते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, वो आ गया, एक सतत जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टेक्नोलॉजी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। वो फिर उसमें नहीं जाते हैं। दूसरा, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी का संकट है।
देखिए, आप की जो मीडिया की जो तस्वीर आती है, जो एक बेखौफ होती है, मीडिया सवाल करता है, मीडिया डरता नहीं है, मीडिया दबता नहीं है, जो एक आम आदमी की भी जो छवि, जो भी पत्रकार की बात होती है, तो ये मान के चलता है कि ये दो चीज़ आपको कोई भी, आप भले एक आम आदमी से जब हम लोग मिलते हैं या वो उसको बोलता हूँ पत्रकार हूँ, तो उसको दो चीज़ हमेशा वो एक छवि करता है, आपको सब कुछ आता होगा, सब कुछ, भले आप फिल्म जर्नलिस्ट हैं तो भी लेकिन आपको पॉलिटिक्स का भी सब आता होगा, अगर पॉलिटिक्स है तो भी आपका होता है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, वो ये मान के चलता है कि आपको सब कुछ आ रहा है और आप डरते नहीं हैं। ये दो चीज़ें हमने देखा कोई आम लोगों के बीच धारणा यही होती है, ये धारणा दोनों प्रभावित हुई है। पत्रकारिता जो एक सामान्य, जिसमें सोशल मीडिया के आने से थोड़ा ये लगे कि एक आप पैरेलल वर्ल्ड में भी सामने वाला भी लग रहा है कि भैया जितना आपको आ रहा है, हाँ, वो एक होगा कि आपकी ज्ञान की औकात क्या है वो समझ गया, तो वो लग गया कि नहीं, आप ज्ञान के मामले में सुपर ह्यूमन नहीं है। एंड क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है और बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और मेरी अपनी सीमा है बताने की। तो क्रेडिबिलिटी का संकट है, और मैं उसको एक एग्जांपल से आपको सिर्फ समझा देता हूँ, बाकी आप इसको हाल में जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली में 2 बड़े आंदोलन देखे हैं, जो मतलब मेरे हिसाब से वो हाल के सालों के सबसे बड़े प्रोटेस्ट और गेम चेंजर इवेंट्स थे। 2011 के अन्ना आंदोलन, जिसने पूरी भारत की पॉलिटिक्स और मिडिल क्लास के जो एक अप्रोच को बदल दिया, राजनीति को देखने का। और दूसरा हमने देखा फार्मर प्रोटेस्ट। तो ये दोनों मेरे हिसाब से हाल के समय, मतलब पूरे पिछले अगर 75 सालों के 78 सालों के इतिहास देखें तो भारत के सबसे मजबूत प्रोटेस्ट, सबसे अहम प्रोटेस्ट में से 2 थे, और इस दोनों को मैंने कवर किया बहुत ही क्लोज से। अब आइए आप अन्ना प्रोटेस्ट, तो एक इवेंट, दोनों में एक इवेंट बता रहा हूँ। आपको याद होगा उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जाहिर सी बात है, कोई सरकार प्रोटेस्ट को पसंद तो करती नहीं है, कोई सरकार हो, कोई राजनीतिक दल हो, और पहले प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है, और जब दबती नहीं है तब समझौते की कोशिश की जाती है। तो वो दौर पहले जब अन्ना प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पहले उस चरण में जा रही थी, दबाने की कोशिश की। तो उसी कोशिश में सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस अन्ना मूवमेंट को नक्सल प्रभावित आंदोलन बोलते हैं, और इसके कुछ लोगों को नक्सली बोल देते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ये बोलने के बाद उनका इतना विरोध होता है कि उस दिन के बाद वो मंत्री से तो हट ही गए थे, बाद में 4-5 साल तक वो टीवी पे नहीं दिखे थे। सिर्फ इतना कहने पे। अब देख लीजिए, मतलब कई साल बाद जब वो टीवी पे उनकी वापसी हुई तो ये खबर बनी। तो सोच लीजिए कि उस वक्त क्या हुआ। अब बैक 2020 में इसी तरह एक मंत्री किसान आंदोलन को पूरी तरह से नक्सल और एंटी इंडिया मूवमेंट खालिस्तानी बताता है, और उस थ्योरी को उसको इंडोर्स करते हुए पूरी टीवी पे खबर चलती है, और उससे आगे भी बढ़ के खबर बनती है। नतीजा उस वक्त भी सरकार अंत में मानने को मजबूर हुई। इस बार भी किसान आंदोलन के बाद मानने को मजबूर हुई, बिल को वापस लिया गया। लेकिन इस दोनों दौर में जो मीडिया का जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, उसे समझ सकते हैं कि उस वक्त मीडिया का क्या रोल था, इस वक्त मीडिया का क्या रोल था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लूजर कौन हुआ? उस वक्त भी मीडिया साथ थी लेकिन मांग मान ली गई, इस बार भी मीडिया साथ नहीं थी तब भी मांग मान ली गई। तो लूजर कौन हुआ? मीडिया और उसकी क्रेडिबिलिटी ना। और एक सामान्य एक गणित है, जिसे एक बहुत ही सामान्य जो एक हम लोगों ने पढ़ा है पत्रकारिता का, पत्रकारिता को मोर और लेस सिस्टम का विपक्ष माना जाता है। ये कहा जाता है कि देखो, जो कोई सरकार है अच्छा काम करती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार हमेशा आलोचना करो, लेकिन ये कहा जाता है कि सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो नियम उसी सरकार के अंदर इतनी सारी संस्थाएं होती हैं जो सरकार के अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके पास विज्ञापन, उनके पास सरकारी एजेंसी से उनके पास साधन है। इसीलिए वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं या उनकी कोई अच्छाई है तो वो बताने के लिए सरकार के पास साधन है, जो टैक्स पेयर के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च होकर चलती है।
तो फिर बाकी जो मीडिया है, तो सरकार के पास क्या चुनौती है, क्या नहीं कर पा रही है या बाकी है, तो कहीं ना कहीं गैप भरेगा ना। तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट मीडिया को सरकार का एक विपक्ष ये नहीं बताना है कि सरकार ने काम कितना किया है। मीडिया का काम ये होता है कि कितना काम बचा है, कहाँ आपकी ज़रूरत है, कहाँ आपने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, ये बताना काम नहीं होता है। कहाँ आपकी ज़रूरत बची हुई है, यह काम बताना होता है। इसमें स्वाभाविक आप सरकार के विपक्ष देखते हैं, वो विपक्ष नहीं होती है, वो सकारात्मक विपक्ष जो सरकार को दबाव डालती है अनफिनिश्ड एजेंडा को काम करने के लिए, फिनिश्ड एजेंडा को बताने के लिए। PIB, दूरदर्शन, कई सारे संस्थाएं, विज्ञापन जो छपती करोड़ों की, वो टैक्स पेयर मनी है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मीडिया को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या वो इस जो स्वाभाविक विपक्ष का जो एक रोल होता है, क्या वो निभा पा रही है। शायद मेरे हिसाब से उत्तर ना होगा। बिल्कुल, आपने 2011 का जिक्र किया, तो मैं तो उस आंदोलन के बहुत अंदर का हिस्सा था उस समय पे, तो इस देखा मैंने। और हाँ, वो परिवर्तन भी देखे कि ये आंदोलन इसका हिस्सा नहीं था, बट सामने देखा पूरा जो 2020 में हुआ। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मीडिया हाउसेस तो फर्क तो वो दिखा सकते। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि ये तो हो गए जो दिल्ली में हम लोग मुद्दे देख रहे हैं, बड़े मुद्दे हैं जो जनता तक पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें, आपने जैसे पटना या मुजफ्फरनगर का जिक्र किया शुरुआत में, जो कस्बाई खबरें होती हैं या फिर गांव की खबरें होती हैं या फिर छोटे शहरों की खबरें होती हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं जिस तरीके से दिल्ली मीडिया काम करता है, जिस तरीके से खबरें चलाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कहूँगा। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि जैसे अच्छा क्या आपने उठा लिया, जो शायद मुझसे गलती हो जाती। मैं इसी दौर में, जैसे आपने आज की दौर में कही, ये मेरा बयान था वो मेजॉरिटी दिल्ली मीडिया के लिए था। मैं अभी भी बहुत ही गर्व से कहता हूँ, जो कस्बाई पत्रकारिता है या आंचलिक पत्रकारिता है या भाषाई पत्रकारिता है, वो आज की तारीख में भी वो उतनी ही तेज और उतनी ही स्टैंड के साथ अभी भी करती है। वो गांव और कस्बाओं में अभी भी मुद्दे उठाने में वो पीछे नहीं हटती है। तो ये जो मैंने कहा, मीडिया की क्रेडिबिलिटी अभी भी अगर कुछ बची हुई है तो ये उनके कारण बची हुई है। और उनका जो अभी भी जो उनका जो गट्स है, अगर आप देखेंगे कस्बाई में, तो वो फेयरलेस पत्रकारिता क्या होती है, अगर इस नाम में वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, कस्बा में मिलेगा। और किस एडवर्सिटी के साथ करते हैं, कम पेमेंट, कम रिसोर्स के बीच में। तो हैट्स अप टू देम कि वो लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं। तो शायद अगर हम लोग उसका जिक्र नहीं करते तो शायद वो एक इनजस्टिस होता। तो सॉरी, मैंने पहले उनका जिक्र नहीं किया। दूसरा, आप उनके सरोकार की बात जो आप कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये इसलिए मैं सीधे सी बात करूँ कि उनके लिए वो वर्ड नहीं है। हाँ, उनकी बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अब आज की तारीख में कई बार जब सोशल मीडिया हुआ है, तो कई बार दिल्ली के लोग, कई वो लोग उनकी बातों को पिक कर लेते हैं आज की तारीख में। ये तो दिल्ली में आवाज़ उठ जाती है। मैं आपको उसका एक पर्सनलाइज 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैं एक खबर का जिक्र करता हूँ जो मेरे कस्बे में किस तरह की खबरें आती हैं और कई बार भी हो जाती हैं। मैं पटना में था बहुत पहले। इट्स जो एक पत्रकारिता का, जो मैं हिंदुस्तान अखबार में था, और पत्रकारिता का जो एक उसूल होता है, मेरे संपादक थे इनके नागार्जुन के बेटे सुकांत नागार्जुन, निधन हो गए। वो मेरे पत्रकारिता के गुरु में से है। हाँ, मैं उनके अंदर मैंने काम किया। तो उन्होंने एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, तो उन्होंने मुझे भेजा रिपोर्टिंग के लिए। और बड़ा वो हर जब अवसर होता है ना, 15 अगस्त होगा तो 2 स्वतंत्रता सेनानी की स्टोरी, एक बड़ा एक पत्रकारिता में फिक्स्ड होता है। कोई डे हो, उस डे पे जुड़ा हुआ कोई एक स्टोरी आप कर लेते हैं रस्मी तौर पे। तो एड्स डे था, तो चूंकि मैं हेल्थ बीट करता था, तो स्टोरी एक कहीं पे एक आई थी एक। और अब शायद एड्स का प्रकोप, उस वक्त खबरें बहुत आती थी एड्स का, अगर आप करें 5, 6, 7 में। आज की तारीख में एड्स की खबरें अब कम आती हैं। तो कहा गया कि आप एक मुजफ्फरपुर से करीब एक हथौड़ी गांव है, तो वहाँ पे छोटी खबर आई थी। एक गांव में एक परिवार के 4-5 लोग एड्स, 2 लोग मर गए थे, 2-3 लोग, एक ही परिवार के लोग।
तो वहाँ से उस परिवार का नॉर्मल, और उस गांव में कितने मरीज हैं, नहीं होता है कि एक गांव से उठाइए फिर बिहार में इतने मरीज इतने वाले, जो होता है वो एक रस्मी तौर तो स्टोरी के लिए हम गए, सुबह में पहुँचे और शाम तक आ जाना था, स्टोरी फाइल करनी थी। तो ऑफिस की गाड़ी मिली, पहुँच गए, फोटोग्राफर भी था और उस परिवार से मिला। बाहर से 2-3 लोग, अपना जाहिर सी बात है कि एड्स के लोग दूर नज़दीक नहीं आते हैं, दूर से ही बात करते हैं, उस टाइप का लोग माम था। मैंने नॉर्मल से फ्लैट स्टोरी कब हुआ नहीं हुआ करके निकल आए। तो जब स्टोरी करके लौट रहे थे, बहुत ही सामान्य सी स्टोरी, वो पेज नंबर 3 पे कहीं पे छपती। तो वो स्टोरी करके जो लौट रहे थे, तो गांव के चौराहे पे सुबह में 10 बजे का टाइम था और गाड़ी में उतरे तो चौक चौराहे पे जानते, रोड के बगल में जो चाय की दुकान होती है, तो वहाँ पे बैठे। अब गांव में अब जा रहे हैं, मीडिया पत्रकार वो सब होता है, कहाँ आए थे, तो बोले उनका रुद्र बाबू नाम था, तो बोले रुद्र बाबू के यहाँ आए थे, चाय पी रहे थे। बोले रुद्र, अच्छा उनके यहाँ आए थे? अच्छा ठीक है, तो वहाँ क्यों आए थे? चाय वाला पूछा। बोले नहीं वहाँ एड्स में हाँ है, तो ठीक है वहाँ। तो लगा कि ये थोड़ा सा कुछ, वो उसको बड़ा हैरानी हुई। ये क्यों, आपको क्यों लगा कि वहाँ पे? बोले वहाँ तो कोई जाता नहीं है, तो वहाँ तो हम लोग कोई जाते नहीं है। और वो बोला कि नहीं हम लोग, और जबकि वो गांव की रेस्पेक्टेबल फैमिली में से कभी रहा करते थे। घर भी जब गए तो वो ठीक ठाक घर था, कोई ऐसा नहीं कि घर बहुत ही हो। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, आपको हैरानी क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब जाते हैं उस घर के में किसी के यहाँ, हम लोग उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। हम लोग राशन उनके घर पे फेंक देते हैं, और पिछले 2 साल से कोई घर से कोई निकलने किसी को हम लोगों ने दिया नहीं है। तो हम लिखे तो स्टोरी का थोड़ा सा एंगल सोचे कि अब थोड़ा सा अब जाते हैं घर में। और वहाँ पे घर पे गए तो कोई निकला नहीं था, तो हम फिर सोचे कि अब थोड़ा सा निकलते हैं। तो वो गाड़ी से मोड़ के हम गए, ठकठकाए घर पे जाके। तो ठकठाने का उनके लिए पूरा ठकठका रहे थे, कौन है, नीचे से अंदर से आई वो आवाज़ आई एक महिला की। तो 5 मिनट ठकठकाए रहे, अच्छा आ रहे हैं। तो जब आए वहाँ पे तो एकदम मतलब महिला एकदम, और वहाँ करीब 25-30 साल की शादीशुदा बहुत ही खूबसूरत एक महिला और अच्छे घर की लग रही थी। वो निकली, वो किससे मिलना है? तो हम लोग बोले पत्रकार हैं, बात करनी है। तो बोले क्या बात करनी है? बोले कि आप लोगों का क्या होता है। फिर हम वहाँ पे जब पहले बात करने को तैयार नहीं हुए, एक उनके घर से और निकली एक 13-14 साल का उनका एक भतीजा निकला। मतलब ये उनके छोटे भाई की उनकी पत्नी मर गई थी, वो विधवा थी वो, और शायद उनके बड़े भाई का मतलब घर का जो बेटा था वो भी निकला करीब 14-15 साल का। तो मैंने पूछा कि पानी मिलेगा? तो नहीं, पानी तो नहीं मिलेगा, फ्लैट मना कर दिया था। तो चूंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ गया था कि शायद देने से मना कर रहे हैं, तो फिर हम बोले कि नहीं हम लोग बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब जब फिर बातचीत सब शुरू हुई, तब जब वहाँ पे आया, वो पिछले 1 साल में उस घर में 6 डेथ हुए थे इनके, इंक्लूडिंग इनके हस्बैंड, इस महिला के हस्बैंड, इनके ससुर, इनकी सास, इनके जो पति के बड़े भाई की, और एक 6 डेथ। वो जो 6 जो डेथ जो मौत हुई थी, उस सब को बाहर जलाने तक की भी अनुमति नहीं मिली थी उस गाँव में। वो सब उस घर के पीछे में उनको गाड़ना पड़ा था या जलाना पड़ा था। और चूंकि गांव में उन लोगों को बहुत ही अपने समय में एक ठीक ठाक इज्जत थी परिवार की, तो बस उसी को संभालते हुए बोल देंगे तो आप लोग निकलिएगा नहीं, आपको जब भी जरूरत होगी आप गेट के सामने कुछ लिख देंगे, आपको सामान यहाँ मिल जाएगा, निकलना नहीं है। और वैसे ही औरत वो रह रही थी उस घर में, सिर्फ औरत, वो 15 साल का बेटा बच गया था। अच्छा। और इन लोगों शायद इन दोनों को एड्स नहीं था उस वक्त तक। अब सोचिए कि वो लौटते समय स्टोरी और ये स्टोरी में पूरी बहुत बड़ा। हाँ, अब वो स्टोरी वहाँ के लोगों को वहाँ सबको पता थी, लेकिन जब मैं आके पटना आके जब वो स्टोरी मैंने लिखी, तो वो खैर बाद में वो ऐसा हुआ कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसी एड्स के कारण जो सोशली बैकवर्ड की स्टिग्मा की वो पहला केस बना था पूरे मामले। UN उस वक्त मुजफ्फरपुर में DM जो बिहार के भी चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना वही थे। तो थोड़ी वो बड़ा बाद में
बहुत सारा पॉपुलर हुआ, बहुत सारा केस। फिर दिल्ली, मतलब मैंने लिखा उसके बाद पूरी दिल्ली मीडिया आई, पूरे सब ग्लोबल वो खबर आई। बाद में वो रेस्क्यू की गई वो लेडी, उसको नहीं था एड्स, वो दोनों को, हाँ वो दोनों फिर अपने मैके गई। तो ये सोशल स्टिग्मा जो एड्स के समय उस समय था, ये पहला केस बना। तो मतलब ऐसी, मतलब मेरा ये कहना है कि ऐसी चीज़ें जो कस्बाई में रहती हैं वो तब तक नहीं आती जब तक उसे दिल्ली या बाकी एक पॉलिसी मेकर जब तक उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। कई सारे कस्बा में ऐसी मुद्दे भटकते रहते हैं, वो मुद्दा नहीं बन पाता है। दूसरा एग्जांपल बताऊंगा जो आप जानते होंगे शायद, उसी समय की बात 2007-8 की बात है, जब मैं पटना छोड़ा। उससे पहले जब मुजफ्फरपुर में गया था, तो उस समय एक वहाँ पे रहते थे ब्रजेश कुमार, बहुत दबंग, कहने को पत्रकार भी थे, एनजीओ चलाते थे, सब कुछ चलाते थे। और वो उनका वो दावा था कि वो जो चाहते हैं उसी तरीके से, वो एक नहीं होता है कि जिला का डॉन जैसा दिखाते हैं, वही टाइप था। और उन्होंने मुझे कई बार, चूंकि मैं उनके गुड बुक में नहीं आया, बहुत लॉबी में उनके मैं नहीं फंसा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब बैक एंड से परेशान करने की कोशिश की। और शायद मेरा टकराव बढ़ जाता, वो मुझे शायद हो सकता है कि मुझे वो डैमेज भी कर सकते थे। लेकिन मैं उसी समय वहाँ से मैंने छोड़ दिया पत्रकारिता, मैंने वहाँ के फिर यहाँ पे बताया मैं जागरण एनेक्स्ट में आ गया था, कानपुर। हाँ, तो आप जब छोड़ देते हैं तो फिर ठीक है, वो मेरा कोई उनसे कोई पुश्तैनी झगड़ा तो थी नहीं। वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। पत्रकारिता स्तर पे मुझे वो आदमी 2 नंबर के लगते थे, और मैं उनके सर्किल में मैंने जाना सही नहीं समझा। उनको ये बुरा लगा कि सब आदमी मेरे पास ऐसे करके रहते हैं, ये क्यों नहीं है, उनको ये बुरा लगता था। कुछ चीज़ें मैंने खबर भी की जो उनके खिलाफ गई, तो लेकिन वो सब खत्म हो गया, मैं वहाँ से निकल गया, उनको अच्छा लगा, हम अपने अपग्रेड करने में निकल गए, मुझे अच्छा लगा, भूल गए। 2008 कट। इसके बाद से 18 या 19 की बात है, 18-19 में छोटी खबर फिर जो कस्बाई में, वो मुजफ्फरपुर में यहाँ पे था, तो जाहिर से जब किसी जगह पे रहते तो वहाँ से खबरें आपके पास, आप उसको देखते रहते हैं, वो आपको कई बार तो एक खबर आती रहती है वहाँ पे। तो मैंने उनको मैं जानता था कितने बड़े वो, सॉरी अभी मैं उनके लिए बड़ा एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर लेता, तो कितने बदमाश थे तो यूज़ कर लेता। तो मैंने देखा एक खबर मुजफ्फरपुर से, वहाँ से लोकल पेजेस पे आ रही थी। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाली बात, जो एक खबर आई थी। हाँ, ये रेप केस में, हाँ, शेल्टर होम में जो, हाँ वो खबर वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं इनको जानता था, ये काम करते थे, ये मेरे लिए उसमें था, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था मैं इनको एक्सपोज कर सकूं, और इनकी ताकत भी उतनी थी और मेरी इतनी ताकत नहीं थी। तो मैं जहाँ वो जो भी उस वक्त थे वो जानता था उनके इस धंधे के बारे में। तो हम समझ गए कि ये मामला है। तो आप जो कह रहे हैं कि कस्बाई और जो दिल्ली के बीच में क्या होता है, तो मैंने यहाँ, चूंकि मैं यहाँ था, उस ब्रजेश कुमार को मैं जानता था, ये कितना कमीना आदमी है, सब कुछ मेरे पास बैकग्राउंडर था और खबर वहाँ छप रही थी। तो मैं नहीं, उस खबर को यहाँ पे याद कीजिए, जब मैंने यहाँ ट्विटर पे डालना शुरू किया था, उस वक्त हमने सबसे पहले शुरू की थी। और हमारे साथ जो मेरे जो किताब हैं यहाँ पे जो उन्होंने लिखी थी, मारिया शकील ने भी, उन्होंने सबसे पहले उसको टीवी पे उठाना शुरू किया था, वो भी जानती थी, मैंने फिर उनको दिया डिटेल। और याद होगा जब मैंने और 2-3 लोगों ने जब शुरू किया, उसके बाद पूरा बॉलीवुड, आपको याद होगा पूरे बॉलीवुड ने हमने हमारे ट्वीट को लेके कब लोगों ने, वो अचानक फिर जब दिल्ली में उस तरह से मामला उठा तो कितना बड़ा मुद्दा बन गया वो आप जानते हैं। पटना में संतोष सिंह थे, वो लोग, कई लोगों ने, जब पटना से लेके दिल्ली तक आवाज़ उठी तो तब भी वो भिजवाते थे, तुम जानते नहीं हो, बर्बाद कर डालेंगे वहाँ से लोगों को, कि दब जाएगी। लेकिन एक दिल्ली में जब लड़ते हैं ना, तो आप थोड़ा सा फियरलेस फील करते हैं। एक छोटे जगह पे आप, जैसे मैं मुजफ्फरपुर की बात की, वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ लेकिन आप वहाँ पे बड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं कि वहाँ कौन बचाने आएगा। यहाँ लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ इतना आसान नहीं है आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए करना। तो आज की तारीख में लड़ाई बढ़ी आगे, और आज की तारीख में वो जेल में बंद है, छूटने की उम्मीद कम है। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वहाँ पे मुद्दे होते हैं, मुद्दे को उठाना और वहाँ पे लड़ना, वहाँ पे अकेले उतनी अभी भी थोड़ी सामर्थ्य नहीं होती, जब तक उनको बैकएंड पे
दिल्ली या बाकी सपोर्ट सपोर्ट मिले उस पर वो लोग उठाते हैं, वो लोग बहुत ही अभी भी फियरलेस करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर वहाँ मैंने उठाया होता तो ब्रजेश मुझे आसानी से हरा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसके खिलाफ इतना मोर्चा संभाला कि यहाँ मुझे वो कुछ नहीं कर सकता था। तो ये जो फर्क है, ये सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये फर्क है और दोनों को एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मुझे लगता है अभी भी कि दिल्ली में बैठे मीडिया जो है वो उनको वो क्रेडिट नहीं दे पाती है जो जिसकी वो हकदार है, जिस एडवर्सिटी में काम करते हैं। यहाँ पे बहुत अपने यहाँ के बड़े से बड़े तोप पत्रकारों को जानता हूँ जो कस्बाई पत्रकारों का कंटेंट लेके बड़े नायक नायिका बने हैं इसमें, लेकिन उनको क्रेडिट देना वो भूल गए हैं। तो शायद मेरे हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं कि ये डिफरेंस ये है। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि और मुझे लगता है कि आज की जो पत्रकारिता चल रही है, जिस तरीके से लिखने में लोग कतराने लगे, डरने लगे, बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट में रह जाती हैं, वो चाहे वो मीडिया हाउसेस के जरिए हों, जो भी पत्रकार आज भी जो आपने बताया कि सरकार के लिए कि एक विपक्ष का काम करते हैं, सरकार के लिए आईना का काम करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या लगते हैं आपको कि जैसे आपने बहुत छोटा सा मुद्दा उठाया कि मुजफ्फरनगर में एक आपके साथ इंसिडेंट हुआ और वो एक इंसान या ABCD कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। आजकल तो जैसे दिल्ली की पत्रकारिता में देखें या फिर जिस तरीके से पत्रकारिता हो रही है, चाहे तो गवर्नमेंट बॉडीज हो, जिस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है पत्रकारों को लेकर, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को लेकर, इस पूरे परिदृश्य में दोनों का रोल जिस तरीके से, चाहे दूसरी साइड जो बॉडीज बैठी हुई हैं या फिर कोई ABCD इंसान बैठा हुआ है, वो जब एक एक बैरियर बन जाता है कंटेंट आगे तक पहुंचाने के लिए, वो परिदृश्य क्यों चेंज हुआ? उस डर को आप लोग कैसे फेस करते हैं? डर नहीं लगता है कि यार अभी कर दिया, अब तो वो चीज़ बड़ी हो चुकी है कि बॉडीज इनके पास है सारी, इनके पास तो बहुत कुछ है। एक तो डर वाला जो संस्थागत जो पत्रकारिता मेन स्ट्रीम जो एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। अब उसको डर ये कहीं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि चलो ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगा कि सब दिन वो लोग तोप थे या बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मीडिया हाउसेस ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि जैसे ठीक है चल रहा है ऊपर नीचे। मतलब एडॉप्शन जो आप बोले तो वो चेंज कर लिया है कि वो अब आप उसका इंटरप्रिटेशन अब आप पे है कि आप उसको जिस तरीके से देख लें। एक तो ये एक नहीं, इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि उन्होंने कर लिया, शुरू में किया चूंकि इससे असर पड़ता था, क्योंकि सिर्फ यही आवाज़ थे, यही माइक थे, तो चूंकि माइक सिर्फ इन्हीं के पास था, कलम सिर्फ इनके पास थी, तो असर हुआ, कुछ होता था मीडिया का हुआ। लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ जब उनको लगा कि ये नहीं होगा, तो पैरेलली जो होता है ना कि एक जगह होता है तो दूसरी जगह खड़ा हो जाता है। तो फिर ये कहना उसी समय आपने देखा, आप ये दीजिए कि ये फिर जैसे कई बार लोग बोल देते हैं, कई बार मैंने देखा कि कई सारे दूसरे सारे के लोग कि पूरी पत्रकारिता खत्म हो गई। फिर यहाँ भी जनरलाइज जब करते हैं तो फिर या कई बार आ जाती है कि मेरा मैं एक नाम ना बोलूँ, बहुत बड़ी पत्रकार हैं जो इंटरनेशनली प्रोक्लेम है। मैं जब इंग्लैंड में था फेलोशिप में, वो आई थी, तो उन्होंने इस तरह से बोलना शुरू किया। एक क्लब में, इंडियन क्लब में प्रोग्राम था कि सिर्फ मैंने किया, और इस तरह से वो बताने की मैं परेशान हूँ, मेरे सरकार इसके पीछे, मेरे ये। तो हम लोग 2-3 लोग थे, हम लोगों ने उनको सार्वजनिक मंच से उनको सीधे रोका, क्योंकि जब आप सिर्फ इस तरह से मैं कर रही हैं तो सिर्फ आप मैं नहीं है, तो ये सारा इनजस्टिस उस तमाम दिल्ली से लेकर पूरे देश के अलग अलग कोने में गुमनाम तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां आज की तारीख में, उन सारे सबके काम के साथ इनजस्टिस है। ठीक है, मतलब आप ये कहिए कि दिल्ली में जिनको करना चाहिए, जो बड़े बड़े नाम है, वो नहीं कर पा रहे हैं। कोविड हुआ तो आपने देखा होगा, कोविड में सारे जो नए लड़के लड़कियां थी, वो लोग उस माइग्रेशन में जब लोग रोड पे चल रहे थे, जो लोग जब सारी मेन स्ट्रीम मीडिया घर में बैठ के काम कर रही थी, तो सारे वो जो नए लड़के लड़कियां रोड पे जाके कितनी शानदार रिपोर्टिंग की थी। तो आप जनरलाइज करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम लोग इनके जो संघर्ष, ये लोग जो काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट में, ये हमेशा हम लोगों को ये देखना पड़े कि उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिले। जब भी मौका आया है, जब भी कुछ होता है, तो ये एक आवाज़ बिना रिसोर्स के, बिना फियरलेस तरीके से जब ये लोग काम करते हैं,
तो फिर इनका काम कई बार जो कुछ एक दो लोग जो बहुत बड़े पत्रकार होते हैं वो अपने संघर्ष में जो कर लेते हैं कि उनके बीच में इनके संघर्ष की कहानी नहीं आ जाती है। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, कई बार इनकी जो संघर्ष है, इनकी जो कहानियां हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो नई जनरेशन में कई सारे जो लड़के लड़कियां हैं, तो वो लोग काफी कई स्तर पे जो कोविड में आपने देखा होगा सारे वही लोग थे। लेकिन कोविड में हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, ये सिर्फ बरखा दत्त का अपने नाम काम देखा आपने लोगों ने कि आप काम कर रही हैं, जबकि उनके पीछे पूरा गवर्नमेंट रिसोर्स जहां भी जाते हैं आगे पीछे स्कॉट लेके सुविधा लेके, लेकिन सिर्फ एक फोटो आप करके आप कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों लड़के लड़कियां लोग जो काम कर रहे थे बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी नाम के, किसी बैकिंग के। तो कई बार हम लोग उनके संघर्ष को या उनके कामों को अभी के दौर में उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। उन सबको आज की तारीख में मेरा कम से कम मैं उसका कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी जिंदा है या कुछ भी अच्छा हुआ है, उनमें उनका योगदान उतना ही बड़ा है जितना बड़े नामों का है। बिल्कुल जी। अच्छा, इतने सालों के अनुभवों के बाद अगर आपसे पूछे कि क्या परिभाषा है पत्रकारिता की, मैंने कहा कि बस वहीं पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि सारी सच बता दी गई है, जो सब कुछ सार्वजनिक मंच पे आ गई है, तो फिर वो आपको बताना काम नहीं है, वो सबके पास है। उसके बाद का सच अगर आपके पास है तो वो बताने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा आपको वो सच मिल जाएगा या आप हर आदमी सच बता लेगा। कम से कम उसकी कोशिश आप करते हुए जरूर दिख सकते हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी कोशिश करेगा, हर आदमी बहुत बड़ा स्कैम को ये कर लेगा, या हर आदमी, आप हर दिन आसपास जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरा अपना सीधे सी अगर 2000 एसएससी के स्टूडेंट अगर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, तो मेरा मिनिमम पत्रकारिता मेरे हिसाब से वो है कि आप उनके संघर्ष को भी दिखाइए। अगर दिल्ली में हर दूसरे तीसरे दिन अगर यहाँ पे बैठ के इतने बड़े 21st सेंचुरी में हर तीसरा दिन दिल्ली के लुटियंस में अगर कोई नाला साफ करते हुए हर तीसरे दिन मरने की खबर आ रही है, तो आप उसकी भी आप देखिए, आप गगनयान की भी कवर कीजिए, उसको भी कीजिए। तो मेरे हिसाब से आप ब्लैक एंड व्हाइट, जो हम लोग की आदत होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ देखने की, ऐसी चीजें नहीं, सब बहुत कुछ ग्रे में भी होता है। तो एक पत्रकारिता है कि ऐसा नहीं कि अपने आप को एक फिक्स्ड ब्रैकेट या फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं बांधिए। और मैं मेरा बोलने का हक मेरा इसलिए है कि मैं ऐसा खुशनसीब पत्रकार में से हूँ जो मैंने एक बिहार की एक मुखिया पंचायत की कवरेज से लेकर उसके चुनाव को कवर करने से लेकर मैंने अमेरिका के चुनाव, प्रेसिडेंट चुनाव को कवर किया है। ये शायद ऐसी किस्मती बहुत कम लोगों को हुई, चाहे वो अमेरिका का कवर करते हैं तो बिहार नहीं पहुंच पाते हैं मुखिया का पंचायत, और जो बिहार का मुखिया पंचायत करते हैं वो अमेरिका नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बिहार का मुखिया पंचायत पार्षद, वो जो पंचायत प्रमुख का चुनाव को कवर बहुत ही नजदीक से कवर किया, फिर अमेरिका का चुनाव कवर किया, फिर मैंने इंग्लैंड का मेयर चुनाव कवर किया, फिर बांग्लादेश का चुनाव देखा, फिर फ्रांस का भी चुनाव देखा मैंने। तो इसीलिए मेरे पास वो मैं समझ सकता हूँ कि ये अलग अलग सामाजिक परिवेश, अलग अलग राजनीतिक परिवेश, अलग अलग देश, अलग अलग हर प्रकृति अलग होती है, लेकिन हर जगह अगर आप देखिएगा तो लोग अभी भी पत्रकारों को उम्मीद से देखते हैं कि जब भी आप अगर चले जाइए, अगर समाज एक आप कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप किसी भीड़ में चले जाइए, आप परिचय करवा दीजिए कि ये पत्रकार हैं, उसके अंदर से 10 चीजें निकल जाएंगी। अरे आप ये तो नहीं करते हैं, वो नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत और अपनी अपेक्षा के अनुसार 10 ऐसे मुद्दा को दिखा देगा जो आपको कवर करना चाहिए। तो इसीलिए अभी भी उम्मीद, जैसे होता है ना कि जैसे कुछ भी लोग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं लास्ट उम्मीद को लेकर, तो अभी भी अपनी आवाज उठाने को लेकर वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं ना कहीं वो बहुत ही उम्मीद बना के रखता है। उम्मीद उनकी बहुत टूटी भी है, उम्मीद उनकी लगातार टूट रही है, और इसी टूटने के बीच में जैसे होता है ना ब्रेकअप होता है तो फिर वो एक लंबा समय होता है, फिर इंतजार करता है, फिर वो नए रिलेशन में चला जाता है, फिर बाद में। तो शायद पाठक का कुछ इसी तरह से है, ब्रेकअप हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं संभला, अब धीरे धीरे वो जो एक बड़ा वर्ग था वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मीडिया, पैरेलल मीडिया की ओर जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं जो एक टूटे दिल की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को लग रहा है ये तो मेरा था, वो किधर जा रहा है। तो कई बार इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है तो इनको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों गया,
ऐसा तो नहीं कि वो आया और पहले ही दिन चला गया और कुछ भी जाके वो लोग, कई लोग वहाँ पे यूट्यूब देखते रहते हैं या उधर देखते रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने कि उनके ही लोग थे, उनके ही दर्शक थे, उनके ही श्रोता थे। ऐसा नहीं कि वो पहली बार वो सीधा उसने न्यूज़ देखना मेन स्ट्रीम अल्टरनेटिव मीडिया या यूट्यूब को देखना शुरू किया, ऐसा नहीं है। उसने बिल्कुल वो उस मतलब दूसरी तरीके की पत्रकारिता देख रहे तो। अच्छा, एक चीज़ और, आपने उम्मीद का जिक्र किया कि लोगों को उम्मीद है। आपने 2014 के पहले ही पत्रकारिता देखी। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने दोनों सरकारों के बीच में पत्रकारिता की है और देखा है किस तरीके से पत्रकारिता होती रही है। आने वाले सालों में जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज के दिन, आपने भी जिक्र किया बीच में कि सरकार का आईना होते हैं, कि उसको अगर अपना प्रेज करना है किसी भी पॉलिसी को लेके, किसी अच्छे काम को लेके, तो सरकार के पास रास्ते हैं। लेकिन कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मीडिया है, उसको दिखाने के लिए। तो जो आज के दिन में परिवर्तन आया है कि सरकार की प्रवक्ता जिस तरीके से, मतलब हो सकता है गलत हो, कि पत्रकार मतलब दिखते हैं टीवी चैनल्स में, मीडिया हाउसेस पे, तो क्या आगे फर्क आएगा? आपने उम्मीद की बात की, उम्मीद क्या, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं आने वाले सालों में? आपने जैसे कहा कि मैंने दोनों अगर देखा तो मैंने दोनों देखा, तो मैंने दोनों की पहले बात करूंगा। ऐसा नहीं कि पहले भी सब कुछ ठीक था, पहले मैं उनकी बात कर लूं। उनमें जो बताया पहले जो थी दिल्ली में, जैसे मैंने आया, एलिटनेस जो था, वो मीडिया का जो एलिटनेस था वो भी बहुत ही एक्सट्रीम था। वो बहुत ही मीडिया के एलिट में से माने जाते थे वो, उसमें वो बहुत, उनमें जो एरोगेंस था और उनका जो होता था, मैं नाम लेके आज की तारीख में बता रहा हूँ आपको। एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आनंद शर्मा। किसी समय, उसी समय जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था, तो मेरे एक सीनियर थे, उनका नंबर दिया, उनसे बात कर लीजिए। किसी मुद्दे पे रहा होगा, उन्होंने बात नहीं की, मैं बहुत जूनियर था, मुझे नंबर थमा दिया, मैंने बात कर लिया। मैंने उनके मोबाइल पे नंबर लगाया, काट दिया। उसके बाद पलट के लैंडलाइन से फ़ोन आया आनंद शर्मा जी के यहाँ से, तो आपने फ़ोन किया था? उन्होंने बिल्कुल किया था। तो 2 मिनट तक वो बहुत ही बदतमीजी से बात करते रहे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि आपने पहले बात कर ली। तो पहले 2 मिनट तक उन्होंने काफ़ी डांटा सीधे। उसके बाद फिर कहाँ से बात कर रहे हैं, फिर सोचा कि हिंदी पत्रकारिता से, अखबार से बात कर रहा हूँ, सीधे काट दिया। ये एक एलिटनेस हो रहा है। दूसरा एलिटनेस एक मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, मैं सर, एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था एक पार्टी का, वो उस सभा में कवर करने गया था, तो जयपुर में वो था। तो उसमें सामने, जाहिर सी बात है कि उसमें मैं भी था और उसमें मैं पीछे साइड से था। कई सारे हिंदी टीवी के कई सारे पत्रकार थे। वो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को जो ऑफिस से आते हैं तो वो लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं, उनको बाइट चाहिए होती है। तो एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री आए, उनसे बाइट चाहिए थी। वो खाली है, खड़े हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा था किसी का वेट कर रहे हैं। सब लोग जा रहे थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी से भगा देते थे वो। हाँ, हिंदी भी माइक आता था 2014 के पहले। हाँ। और कुछ देर के बाद करीब आधे घंटे तक वो 15 मिनट खड़े रहे। 7:30 का रात का समय का वक्त था, 7:30 बज रहा था। और 7:45 के आसपास वो करीब उधर से मैंने देखा कि 2 बहुत बड़े पत्रकार इंग्लिश के एंटर करते हैं। हाँ, चारे जो हिंदी वाले जो थे वो लोग पीछे अपना देख रहे हैं करके। ठीक उसी तरह से हम लोग बैठे हुए हैं। फिर इसी तरह का सेटअप बनता है वहाँ पे, उसी हॉल में। 2 जो पत्रकार हैं, एक महिला और एक पुरुष पत्रकार थे, उस मंत्री को बैठाते हैं। आधे घंटे 1-to-1 इंटरव्यू होता है, लाइव होता है, ठीक है। और वो अभी भी जो सारे पत्रकार है बाकी हिंदी वाले, वो इस उम्मीद पे खड़े हैं कि चलो ठीक है, 30 मिनट का तो बात करने के बाद होता है, 3-3 सेकंड का तो एक बाइट मिल जाए, कम से कम ऑफिस से कुछ ना हो। वो खड़े थे, हम लोग दूर से देख रहे हैं। तो खैर मुझे नहीं बात करनी थी, लेकिन मैं उस हिंदी पत्रकारों के साथ खड़ा था। जैसे ही खत्म हुआ वो दोनों निकल गए और फिर इन दोनों को फिर उसी तरह से जलील करते हुए आगे बढ़ गए। और बाद में उसी मंत्री को इसी 2 पत्रकारों ने जिस तरह से टारगेट किया और दोनों का मामला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त वो जो एलिटनेस था
एक पतन, बहुत बड़ा पतन का कारण वो भी था, वो उस एलिट माइंड से वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो यही जो एक वहाँ पे जो 14 से पहले एलिटनेस थी, वो नहीं करते बात। अगर आप उनको बोलते कि आप ये हिंदी है या वो उस तरह से कस्बाई पत्रकारिता, उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं था। वो बहुत बहुत एलिट थे और शायद उनके पतन के पीछे ये भी कारण हुआ। 14 के बाद एलिटनेस तो कम हुई। एक जो ड्यू क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, ये जो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, मास मीडिया और भी तरह के सोशल मीडिया या और भी तरह की चीज़ें आई, तो वो एलिट वर्ग को भेद गया, जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी। फिर उसमें डिटेल की जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो मैंने कहा कि वो डिफ़ॉल्ट मोड में आपने पत्रकारिता को जो मैंने अब डिफिनीशन की, ठीक उसके विपरीत हमने उसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट मान लिया कि पत्रकारिता मतलब प्रो एस्टेब्लिशमेंट। तो हमेशा अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपको विरोध करना चाहिए, तो हमेशा बोलेंगे कि क्या जो अच्छा होता है उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे बिल्कुल, अरे वो बोलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, वो बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोलने के लिए कई लोग हैं, बोलने के लिए टैक्स पेयर के पैसे पे बनी हुई संस्थाएं हैं। तो आप उसके लिए व्यग्र नहीं हुई है कि वो कौन बोलेगा, वो उसे बोलने के लिए एक संस्था बनी हुई है। नहीं बोलने के लिए आप लोग हैं जहाँ नहीं होना है। तो ये जो एक ब्लर जो लाइन था, वो लाइन टूट गया। और इसके लिए सिर्फ मैं अब ठीक है, दबाव की लोग बात करते हैं, मैं अब सिर्फ दबाव की बात नहीं करूँगा। मैं बहुत ही गंभीरता से कहता हूँ कि अधिकांश लोगों ने इसे अपने आप को अपने अंदर अडेप्ट कर लिया है। और कभी भी आगे आने वाले समय में कभी भी अगर इनको जनता की बात उठाने की जरूरत पड़ी या मुद्दों की बात उठानी पड़ी, मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली वर्ड में कहता हूँ कि अभी के अधिकांश पत्रकार ये नहीं कर पाएंगे। न इनसे हो पाएगा, न इनके पास मुद्दे लोग पहुँच पाएंगे। इन्होंने एक बड़े लेवल पे उन्होंने जनता का ट्रस्ट खो दिया है उस मामले में। बिल्कुल। आप ये दोनों के लिए बोल रहे हैं कि पैरेलल मीडिया में भी जो लोग बिल्ड कर रहे हैं, अपना पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं, या अगर इसको थोड़ा डीप में जाएं इसके, तो मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, क्या लगता है आपको कि आप टीवी पत्रकारिता की बात करें, पैरेलल एक लाइन खिंच चुकी है जो ऑनलाइन या इंटरनेट पे चैनल्स अवेलेबल हैं, वो ट्विटर हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, जो बड़ा चैनल बन के निकला है अभी खबरों के आदान प्रदान के लिए। तो क्या दोनों में इस तरीके का मतलब आपको देखने को मिलता है, या कुछ फर्क है? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया दबता चला जा रहा है आजकल, यूट्यूब या इस तरीके की पत्रकारिता उठ रही है? देखिए, इसमें मैं मेन स्ट्रीम अल्टरनेटिव मीडिया या यूट्यूबर को मैं क्यों कुछ बोलूँ? वो खुद से आए हैं, वो उनका संघर्ष खुद का है। वो किसी के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उन्होंने खुद से बनाई है, खुद से किया है। उनका कोई उनकी किसी के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसलिए है, और वो अभी बहुत ही जो इनिशियल इन्फेंट स्टेज में है, इसलिए उनको मैं क्यों बोलूँ। और मैं एक इंडिपेंडेंट एक एनालिस्ट के रूप में आपको एक बता रहा हूँ। जस्ट मेरी एक थीसिस है। मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कभी इस पर क्यों नहीं सोचा। मैं अब मैं पॉलिटिकली आ रहा हूँ। अब देखिए कि एक आप प्रो गवर्नमेंट दिखाते हैं, ठीक है, आदमी पोलराइज्ड है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है। हर आदमी को अपने हिसाब से खबरें सुनने समझने की एक आदत भी हो गई है, देखने की आदत हो गई है, और झूठ भी है। और जो भी है वो पोलराइज, वो क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन समाज पोलराइज्ड है, ये आप स्वीकार करना पड़ेगा। इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में हर आदमी को अपने पसंद की खबरें चाहिए, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को संतुष्ट करने की खबरें चाहिए, ठीक है। अब आइए, सिर्फ मैं फिगर की बात कर रहा हूँ। 2024 का चुनाव लीजिए, तो देश में अगर आप वोटिंग पे आइए, एक तरफ से नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में एनडीए वोट है, एक उनके खिलाफ वोट है, दो ही वोट होता है। जो खिलाफ वोट जो है, अगर आप देखेंगे तो देश में लगभग 40 करोड़ लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। मैं सीट वोट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक मार्केटिंग की भाषा में आ रहा हूँ, मार्केट की भाषा में प्योरली। 40 करोड़ लोग जो हैं देश में जो अगेंस्ट में, मीन्स कि उनको एनडीए के खिलाफ सुननी है खबरें, वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, जिनको सरकार के खिलाफ चाहिए। अब अगर वो 40 करोड़ मार्केट की भाषा में, 40 करोड़ कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा, आप सिर्फ मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। एक देश के अंदर 40 करोड़ मार्केट में है, क्या देश का कोई टीवी चैनल उस 40 करोड़ जो बाजार है, क्या उसको संतुष्ट करने के लिए पूरे 24 घंटे में 2 घंटा भी कर पा रहा है?
मैं अभी भी पूछता हूँ, क्या 24 घंटे में आप 2 घंटा आप उनके लिए दे देते? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर की व्यूअरशिप थी वो 50% भी नहीं होती। वो क्यों? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर हर तरह की खबरें अगर रिमोट पे चैनल पे दिखे तो मेरे लिए अभी भी यूट्यूब के अंदर अगर किसी का चैनल देखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट न्यूज़ चैनल देखूँ। और मेरे हिसाब से कई सारे जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, अभी भी वो टीवी देखना पसंद करते हैं। वो बहुत ही मजबूरी में अगर यूट्यूब चैनल खोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब किसी के यूट्यूब चैनल खोल के फिर उसके शो को देखना अभी भी मेरा बहुत ही सहज काम नहीं है। अगर ये कहीं ना कहीं लोग जाके वहां पे भी करोड़ों व्यू अगर सब आ रहा है तो ये प्योर फेल्योर, सीधा सीधी फेल्योर कि विदेश की मेन स्ट्रीम चैनल ने उन 40 करोड़ को अपने से निकाल के उनके पास परोस के दे दिया है। जो लोग देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं कि जो भी यूट्यूब खुल रहा है, अगर उनको व्यूअरशिप मिल रही है तो ये मार्केटिंग की भाषा में हर को मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी भी 100 चैनल खुल के अगर आ जाएगा, वो सबको व्यूअरशिप मिल जाएगा। अभी भी जब आती है यूट्यूबर की व्यूअरशिप तो वो एंटी जो गवर्नमेंट वाली जो यूट्यूब है उनको ज्यादा व्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि जो प्रो गवर्नमेंट की जो व्यू वाली होती है वो टीवी पे उनको मिल जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इवन अगर टीवी के अंदर भी पता नहीं है उनकी क्या सोच है या मार्केटिंग क्या, भी वो 24 घंटे में से 2 घंटे कर चुके होते तो शायद ऐसी ये नौबत ही नहीं आती। तो आज की तारीख में ये लोग सवाल उठाते हैं अल्टरनेटिव मीडिया पे, यूट्यूब मीडिया पे। मेरा तो अपना मानना है कि इन्होंने खुद से उस सारे 40 करोड़ जनता को, इन लोगों को गिफ्ट कर दिया सारे यूट्यूब और अल्टरनेटिव मीडिया को। तो इसीलिए इनको शिकायत कर दें कि कोई इनके पास आधार नहीं है। बड़ा सिंपल मैथ्स है कि वो बिल्कुल एक डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस बैठी, मार्केटिंग की भाषा में है ना, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं ना, सामने आप गणित देखिए। वो प्रिंट मीडिया को किस तरीके से? ये प्रिंट मीडिया को बेचारा, जो मैं खुद भी हूं तो मैं डिफेंड क्या करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी भी प्रिंट मीडिया का जो ओवरऑल जो होता है वो क्वालिटी, जो आप जो सिनेमा में जो देखते हैं, जो पैरेलल जो फिल्म का दौर जो होता है एक, वो अभी प्रिंट मीडिया का है। ठीक है, अभी भी बहुत सारा कुछ बचा के रखा है, लेकिन देश में जो करोड़ों की फिल्म होती है वो जो बॉक्स ऑफिस पे, वो तो मेन स्ट्रीम, वो जो मुख्य धारा की फिल्म चलती है, कमर्शियल फिल्में चलती हैं। सिनेमा को दशा दिशा स्टारडम जो होती है वो मिलती है, वो स्टेटस टीवी के पास था। तो पैरेलल फिल्म चूंकि बहुत ज़्यादा, चूंकि कमाती नहीं, वो खर्च नहीं करती हैं, तो कई बार उस दौर से निकल जाती हैं। तो प्रिंट मीडिया की हालत अभी पैरेलल फिल्म जैसी है, इम्पैक्ट करती हैं, कई सारी अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं। अब जैसे मैं कल ही का एग्जांपल दूं, हम लोगों ने अभी टैरिफ पे इतनी बहस चल रही है, तो हम लोगों ने अपनी छोटी सी भदोई से तो गाजियाबाद में एक्सपोर्टर अलग अलग जगह पे फुल पेज अपनी हम लोगों ने दिखाई कि क्या दिक्कत हो रही है। तो एक चली गई, लेकिन वो वॉइस उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जो टीवी के स्वाभाविक है, जो उनके मीडियम का फर्क होता है। तो वो फर्क होता है, लेकिन कमोबेश कंपैरेटिव स्टडी की बात होती है। ये मैं नहीं कहूँगा कंप्लीट ये है, लेकिन उनका वो चीज़ इमरजेंसी पे टीवी ने रूल किया है। टीवी एक फेस है, मीडिया का फेस बना है, वो जो लोगों को, जनमानस को सीधे प्रभावित करने का एक वो तरीका होता है। तो इसीलिए उनको अच्छाई भी, उनके स्टारडम भी, उनको वही फेस बने। तो जब आप फ्लैग बियरर बनते हैं किसी चीज़ के, जो फेस बनते हैं, तो सुनना आपको पड़ता है, तो उनको सुनना अधिक पड़ रहा है। क्योंकि प्रिंट मीडिया किसी समय फेस था तो उनको सुनना पड़ता था। तो आज की तारीख में प्रिंट मीडिया ने कमोबेश बेहतर काम किया है। वहाँ पे हर आदमी की, जैसे मैंने कहा कि वो खबरें मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है जब तक आप उसको विजुअल मीडियम में नहीं डाल पाते हैं या उसको वायरल नहीं कर पाते हैं। तो उनकी एक सीमा है, उनकी रीच की एक सीमा है। तो ओके, अच्छा, अगर आज के परिदृश्य में वापस आए हम, जिस तरीके से, अगर हम, सरकार की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम जो सरकार में नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके पत्रकारिता के अनुभवों के हिसाब से, या फिर जो आज चल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा हो, जातिवाद के मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरीके से दलित आदिवासी मुद्दे उठाए थे, क्या वो सही मुद्दे हैं? कुछ और होना चाहिए? समाज की व्यथाएं, व्यवस्थाओं में कमी कुछ और है? देखिए, एक बड़ा हम लोग दिल्ली में मीडिया में बैठ के बड़ा सतही एनालिसिस कई बार कर लेते हैं कि ये मुद्दा बड़ा है या सिर्फ ये मुद्दा होता है या नहीं होता है। कोई एब्सोल्यूट कोई एक मुद्दा नहीं होता है। लोकपाल जैसे आया 2011 में बात करूं तो आप 2004 से 9, फिर 9 से 10, मनमोहन सिंह की इमेज एक ड्राई ऑनेस्ट, एक ऐसे प्रधानमंत्री की थी
जो परफेक्ट सिर्फ काम करता है, काम से उसको मतलब है, वो सीईओ की तरह काम करता है। एक इमेज थी। मैं जब लोकपाल आया तो लोकपाल जो मुद्दा होता है अभी भी आज की तारीख में, उस समय तो नहीं था, अभी भी आप बात करें लोगों से तो कई लोगों को लोकपाल क्या है पता नहीं होगा। ठीक है, वो लोकपाल आंदोलन था, उस समय भी लोकपाल पता नहीं था कि लोकपाल क्या होगा, लोकपाल आने से क्या होगा, किसी को पता नहीं था ना। लेकिन लोकपाल आंदोलन का साइड इफेक्ट क्या हुआ कि ये बने कि लोगों में क्या मैसेज किया कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ करप्ट है। कोई जब मुद्दा होता है ना उसके साइड इम्पैक्ट होता है उसका। लोकपाल का जब मूवमेंट हुआ तो उसने उस नैरेटिव को एस्टेब्लिश किया कि नहीं ये सरकार करप्ट है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच गई ये सरकार बहुत करप्ट है। और लोकपाल कुछ हमारे व्यवस्था को, सिस्टम के अंदर जो डीप रूटेड करप्शन है उसको दबाने का एक मीडियम है, तो इसीलिए ये सरकार को बदलनी चाहिए, ये करप्ट है। तो कोई जब भी होता है ना कि एक बड़ा मुद्दा जो एक उस पर होता है और नीचे जब होता है उसका, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे तो उसके जो बाई प्रोडक्ट या उसके जो जुड़ी हुई जो शाखाएं वो खुलती हैं। तो उसी तरह से जैसे 24 का आम चुनाव हुआ, संविधान खतरे में है, तो यहाँ बैठी अरे संविधान खतरे में है, इससे क्या होता है मुद्दे पे। वो फिर नीचे जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको वो पता चलेगा संविधान, अब उसको जैसे दलितों ने कैसे लिया उसको कि देखो ये संविधान तो उसको पता नहीं है क्या है, संविधान के अंदर क्लॉज उसको कोई पता नहीं है, उसको सिर्फ पता है कि अभी के व्यवस्था में जो सरकार होती है, जो व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, हमको आरक्षण है, हमको अलग अलग सुविधाएं, हमको ये मिलती है, वो ये मिलती है। बीइंग दलित और बीइंग द वंचित सोसाइटी के जो लोग भी हैं उसको हमको ये सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आपको आज की तारीख में कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आपको बोला जाएगा कि कल जाकर कई सारे नियम बदल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि जो मेरी सुविधाओं को क्या होगा, तो वो डर वहां नीचे चला गया। लेट स्टेज में इवन बीजेपी को भी पता लगा, आइडिया लगा 24 में कि ये चीजें इस तरह से इंटरप्रेट हो रही हैं, तो उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका नुकसान हुआ। उसी तरह से जैसे SIR का मुद्दा है या वो वोट, तो अब जैसे SIR का मुद्दा है, अब वो ठीक है, वो चुनाव आयोग के साथ यहाँ का कन्फ्रंट हो रहा है, हो सकता है SIR का मुद्दा हो सकता कुछ भी ना हो, लेकिन इसका लोगों के बीच क्या जाएगा अगर आप उसको काउंटर नहीं करते हैं, विपक्ष उसको ला रही है तो नीचे जाता है। अच्छा ठीक है, पहले अगर वोट से मेरा नाम कट जाएगा तो मेरा तो राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा, मुझे किसी को वोट देने से मतलब नहीं है, वैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरा वोट से कट जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो क्या मेरा वहां से नाम हट जाएगा, मेरा वहां से नाम हट जाएगा क्या। तो वो चीजें, कोई चीजें जब होती है ना, कोई एक मुद्दा आता है ना, तो वो एक मुद्दा काम नहीं करता है, उसके नीचे क्या आती है कि जैसे इस सरकार को कई बार खतरा हो जाता है जो नीचे तक आती है कि सरकार किसी की सुनती नहीं है, तो वो छवि तब आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जब हम कोई भी एक मुद्दा होता है, जैसे बिहार में जंगल राज का जो टैग लग गया ना, अब वो क्या था, किसी को आपको आज की तारीख में जंगल एक हमेशा वो टैग लग जाता है ना, तो कोई एक मुद्दा नहीं होता है। तो इसीलिए उस तरह से लोग हम कहते हैं कि कोई एक मुद्दे से कोई सब कुछ बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। उस मुद्दे का असर, इंटरप्रिटेशन नीचे आम जनता तक किस तरह से उसको ले जाया जाता है, या वो जनता किस तरह से उस चीज़ों को लेती हैं, उससे उस मुद्दे के प्रसार, उस मुद्दे के सफलता और असफलता उस पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया कि लोकपाल वाला गांव में किसी इंडिविजुअल की बात करें उसको पता ही नहीं होगा, वो IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला, क्या था क्या नहीं था लोगों को नहीं पता होगा, बट वहां पे जाके उसी मुद्दे का कुछ दूसरा प्रारूप लेके विपक्ष या सरकार जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रवाद क्या है आपके लिए, क्या परिभाषा है राष्ट्रवाद की? ये इस पर देखिए, इस पर मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये राष्ट्रवाद पहले कुछ नहीं था, राजनीतिक तौर पे मैं कह रहा हूँ। मैं अभी जो ये राष्ट्रवाद सबका राष्ट्र है, मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने इस पर जो किताब भी लिखी है इंडिया ऑन द मूव, इसमें 2016 से 16 तक मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो उसको काफी जिक्र किया है, JNU की जो घटना हुई थी, वो एक राष्ट्रवाद का के दौर में इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में एक सबसे बड़े मौके में एक था। क्योंकि एक हम लोग दो चीजें होती हैं जो इमोशन को कनेक्ट करती है, जो उसमें राष्ट्रवाद और एक हिंदुत्व। हिंदुत्व पहले से भी था,
हिंदुत्व का पीक हम लोगों ने 91-92 में भी देखा था। मस्जिद बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इससे बड़ा इवेंट तो हिंदुत्व के लिए हिंदुत्व के नाम पे नहीं था। वो सबसे बड़ा पीक था। उसके बाद किस तरह की घटनाएं जो हुई थी वो हिंदुत्व के लिए पीक था। तो मतलब उस वक्त एक हिंदुत्व के पीक होने के बाद उसका जो राजनीतिक आउटकम था वो 182 सीट थी। मतलब पीक हिंदुत्व ट्रांसलेट इनटू 182 सीट्स। मतलब अब सिर्फ हिंदुत्व से आप चुनाव नहीं जीत सकते। मतलब आप सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन आप पोल पोजीशन में वो 282 या 303 नहीं जा सकते हैं। अब तो फिर कहेंगे कि 2014 में तब आप जब 16 में राष्ट्रवाद का इस तरह से है तो 14 में कैसे हुआ? तो 14 में हम 14 को चुनाव हमेशा मानता हूं कि दो तरह के चुनाव दो चीजों के लिए होता है, आइदर वोट टू इलेक्ट और वोट टू रिजेक्ट। अब चुनाव में कोई वोटर किसी को चुनने के लिए वोट करता है या किसी को रिजेक्ट करने के लिए वोट करता है। ये दोनों सामान्य सी अगर होती है तो सामान्य इलेक्शन होता है। और जिस इलेक्शन में हमको किसी को इलेक्ट भी करना है और किसी को रिजेक्ट भी करना है तो ऐसा इलेक्शन वेव इलेक्शन होता है। तो 14 में यूपीए को रिजेक्ट करना था और नरेंद्र मोदी को चुनना था, इसीलिए वो इलेक्शन वेव इलेक्शन हो गया। तो 282 वहां पे गया। तो वहां पे एक वेव इलेक्शन था जिसमें हिंदुत्व, गवर्नेंस, एंटी यूपी बहुत कुछ था। सिर्फ एक, और वो ऐसा वेव वंस इन ब्लू मून होता है जिससे आप 282 हुआ तो हर बार 219 में आप नहीं जीत सकते थे। तो फिर ये जो आया यहाँ पे 202, फिर बैक टू जो 2016 में, अब तक क्या था 2016 में जेएनयू के मूवमेंट था, हिंदुत्व तो था, हिंदुत्व की राजनीति हम लोगों ने बात कर ली, और जो राष्ट्रवाद था वो सबके लिए था। राष्ट्रवाद का एक राजनीतिक तौर पे एक बीच जो एक लाइन होती है वो कभी नहीं खींची गई थी। इस जेएनयू कांड के बाद भारत माता की जय और जय श्री राम, ये दोनों एक मंच पे आ गया। एक नया प्रोडक्ट भी बना, नैरेटिव प्रोडक्ट, पॉलिटिकल प्रोडक्ट भी बना। और इसमें आपको याद होगा उसके बाद जब कांवड़ भी यात्रा चलता था तो उसमें भगवा के साथ आपको तिरंगा, मंच से भारत माता की जय, जय श्री राम, ये दोनों एक ये हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग, आप एक लाइन में आप हिंदू के भी विरुद्ध हैं, देश के भी विरुद्ध हैं। तो ये बड़ा एस्टेब्लिश नैरेटिव बना। और इसी नैरेटिव के बल पे आपको याद होगा कि वो जो एक बाकी गवर्नेंस अपनी जगह पे होती है वो उसमें जो 303 सीट जो ये हुए, और इनका कोर काफ़ी बीजेपी, और क्योंकि इस बीजेपी ने इसमें लीड किया, इसका एडवांटेज मिला, तो बीजेपी का कोर बहुत बड़ा हो गया। तो कोर के बाद और बाकी फ्लोटिंग वोट आपके पास आ जाता है, बाकी गवर्नेंस या बाकी सब चीज़ों को लेकर, तो अब 303 सीट पे आ गए। क्योंकि आप ये मान के चलें कि कोर वोटर से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। कोर के बाद आपको फ्लोटिंग वोट का सहयोग चाहिए। तो इस चीज़ ने बाकी गवर्नेंस, फ्री राशन या बाकी चीज़ें थी, फिर जो गैस वाली योजना, बाकी अलग अलग योजना, वो सब तो अपनी जगह पे होती है। लेकिन ये इन दोनों का, राष्ट्रवाद का और जय श्री राम और भारत माता की जय का जो एक नया वो बना, मेरे हिसाब से इस तरह की जो इमोशन होती है, जो कोई इमोशन बेस्ड जो नैरेटिव होती है, उसकी एक स्ट्रेच होती है, एक सीमा होती है, जो 200 जो जिसकी उम्र 7, 8, 10 साल तक हमेशा रिवॉल्व होती है ये सब। तो मुझे लगता है कि 2016 से जो शुरू हुआ वो अब कहीं ना कहीं एक दशक में इसका उम्र देख रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ठहराव आया है। अब वो थोड़ा सा उसमें जो एक हीटेड इन्वायरमेंट था उसमें थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ठहर रहा है। जी, ये स्विफ्ट कब आ गया कि जैसे भारत माता की जय या जय श्री राम, ये इतना श्रद्धा के प्रतीक होते थे हमेशा, कि जय श्री राम मतलब पूजा पाठ है, जो श्रद्धा से लोग बोलते थे। इसका राजनीतिकरण का ट्रांजिशन आपने कैसे देखा? वही मैं इसी के लिए कहता हूँ कि ये जेएनयू के बाद जो आया, और ये उसके पहले नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से व्हाट्सएप पे टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल और इस तरह के, ये जिस तेजी से पसरा वो अनप्रेसिडेंटेड था और ये नेचुरल था लोगों के बीच में। और इसमें निश्चित तौर पे टीवी का बड़ा योगदान था। और जिस तरह से वो उसको प्रोजेक्ट किया गया, तो लोगों के बीच में एक अवधारणा, मैंने तो कई बार मैंने देखा बहुत सीरियस टाइप कुछ जो लोग थे, वो भी किसी को, पर आपको समझ रहे हैं, किसी को मैं आपको बैठे बैठे आप बोल दूं आप एंटी नेशनल हो, ये समझ रहे हैं ये स्वीपिंग रिमार्क कितना गंभीर रिमार्क है। बिल्कुल। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें जो आई, इस तरह से स्वीपिंग, किसी को आप बोल दो एंटी नेशनल हो, तुम तो हिंदू के खिलाफ हो,
ये इस तरह से स्वीपिंग वाला मामला जो आया वो उसके बाद 2016 के बाद बहुत तेजी से हुआ, एक के बाद एक घटनाएं हुए, उस पर सोशल मीडिया और फिर लगातार जो मीडिया डिबेट्स जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम बेस्ड जो ये चली, कुछ घटनाएं भी लगातार उस समय घटी, कुछ इस तरह की जो चीज़ें जिसमें अपोजिशन की भी गलती थी, जिस तरह से उन्होंने उस नैरेटिव को देने में गलती, तो कई सारे उसमें फैक्टर काम कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने ये दौर देखा वो एक्सट्रीम का, वो बहुत ही पोलराइज सोसाइटी थी, और पोलराइज सोसाइटी जिसमें हर कोई किसी को सर्टिफिकेट बांटता फिरता जा रहा था, ये बहुत ही कई बार ये बहुत ही दुखद लगता था इसमें। अच्छा, ओके, एक्चुअली किताब रखी है इंडिया ऑन द मूव, जी, है ना? सो क्या था आपका, क्या 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 पॉइंट था कि आपको लगा किताब लिखनी चाहिए? आपके साथ इसमें को ऑथर भी हैं जी, मारिया सकील है। हाँ, तो क्या क्या किस तरह, क्यों लगा आपको, क्यों किताब लिखनी चाहिए, क्यों लिखी आपने किताब? ये वही है कि हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जैसे आपने कहा 14 से जो 24 का दौर देखा है वो अनप्रेसिडेंटेड है कई मामलों में, और हम लोगों ने इसकी अपनी आंखों से देखा। और दूसरा, आपको बड़ा अगर इंडिपेंडेंट आप रुख लेते हैं इसे अगर पढ़ेंगे तो ये तो नहीं था कि ये बात तो आप मानेंगे कि मास सपोर्ट था। 282 का 303 आई, और जो 2024 में जो कम हुआ उससे पहले 10 साल में मेजोरिटी जो थी वो सरकार इंजॉय की, कहीं ना कहीं कुछ तो है। अगर इतने बड़े देश में अगर अधिक आधे से अधिक जनता किसी चीज को, नैरेटिव को, अगर उस राष्ट्रवाद या हिंदुत्व को अगर इस तरह से अपने लाइफ का पार्ट बना रही हैं, कुछ तो फैक्टर होगा। वोट चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं था, नहीं, ये पॉपुलर मैंडेट था, ये लोग भी मानते हैं। आज की तारीख में वोट चोरी अगर ये भी कह रहे थे 19 के लिए नहीं कह रहे हैं, अगर आप देखें तो 2024 ये मैंडेट था, ये इसमें हम लोगों ने, और अगर वो अगर बोलेगा तो मैं उससे सहमत नहीं होगा, पॉपुलर मैंडेट है। मैंने इस किताब में मैंने जिक्र किया है कि मैं पूर्णिया में था और मैं किसी एक गरीब किसान से मिला, इस किताब में जिक्र है उसका, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उसने मुझे पूरे 10 मिनट अपने जीवन की सबसे कठिन जो कठिनाई का बताया कि कैसे उनका जो डेली लाइफ उनका कठिनाई में है, सरकार से शिकायतें थी, सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही थी, बहुत तरह की चीजें थी। पिछली सरकार 19 में नहीं, 19 की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं 19 की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इसलिए वोट कर रहे थे कि उनको ये मानना था कि कम से कम इतना उनके पास वो प्राउड फील था, भारत का नाम तो बढ़ा हुआ, उनके पास जानकारी थी कि भारत का नाम बढ़ा हो गया है। तो ये धारणा बहुत ही, मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, बिहार के इंटीरियर में, वहां तक पहुंचा था। वो इसलिए वोट कर रहे थे बीजेपी मोदी को कि उनके हिसाब से भले उनके जीवन में कठिनाई रही, जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए वोट कर रहे हैं तमाम चीज़ों को माफ़ करते हुए कि कम से कम भारत का मान हुआ है। उनके अंदर एक राष्ट्रवाद को मैंने देखा, कोई वजह नहीं थी उनके पास, लेकिन था। ये मेरे लिए सरप्राइज था। नोटबंदी के बाद जब हम गए थे मेरठ में, वो आदमी, उसका वो ओखला में उसकी नौकरी छूट गई थी, लेकिन उसको ये स्ट्रांग, उसको बस जानकारी थी कि कई सारे जो अरबपति थे उसका पैसा डूब गया, ब्लैक मनी। वो खुश था, उसको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसा था। ऐसे ग्राउंड पे लोगों ने, ऐसे लोगों से मिले हैं। तो ये पॉपुलर मैंडेट जो एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, ये मास में थी, तो ऐसे हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखी है। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व किस तरह उनके जीवन को, उनकी जो विरासत को, जो होती है ना कि विकास विरासत की वापसी, तो विकास भले ठीक है, उनके लगता था कि विकास ठीक है 2 साल बाद भी आ जाएगा मेरे जीवन में, विरासत की तो वापसी हो रही है ना। तो एक प्राउड हिंदू, एक प्राउड जो भारतीय वाला जो फीलिंग था वो रियल था। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक वक्त होता है, कई बार वो ओवरडू करने लगते हैं किसी चीज को, तो एक लेवल फिर वही लोग फिर सवाल करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर था इसका ओवरडू किया गया, इसे कहीं ना कहीं इसे एक स्लो प्रोसेस में इसको धीरे धीरे इस्टेब्लिश करना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनके कई सारा, किसी को स्वीपिंग में किसी को कुछ बोल दो, कोई विरोध करे वो बोल दो, तो ये थोड़ा सा ओवरडू जब हो गया तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा ठहरा। और वैसे और इस तरह की इमोशनल जो चीज़ों की जो एक उम्र होती है मेरे हिसाब से, वो भी एक थोड़ा सा हमेशा होते, 16-17 होते होते तो ठीक है, चलो ठीक है 1-2 बार, तो वो मुझे लगा इसी कारण से वो ठहरा। वो भी जिक्र है जो 24 का चुनाव में क्यों हुआ, ये इसका जो शुरुआती है कि अयोध्या में क्यों हार गए,
एक सिंबॉलिक था ना वो। बिल्कुल आप वो हिंदुत्व का पीक था वो 24 जनवरी को सबने एक definition वो बन गई पीक थी। देखा आपने जनवरी में, वहाँ पे वो हुआ हिंदू रिसर्जेंस का वो प्रतीक बना और वहीं पे फाड़ गई थी। एक मेटाफोर के रूप में ये लोगों ने यूज किया ना, वो सही भी था। तो वो उसी से वहाँ शुरुआत हुई और ये तमाम जो चीजें कह रहे हैं कि वो जेन्युइन था, वो वोट चोरी नहीं था, ये फैक्टर। तो ये तमाम चीजों को हम लोगों ने जो दौर देखा, तो इसी दौर को समेटते हुए हम लोगों ने इसके अलग अलग, बालाकोट के बाद किस तरह से चीजें हुई, कोविड का कितना बुरा दौर था। जैसे मैं कोविड में भी आपने देखा होगा, इसमें मुस्लिम सप्रेशन भी हुआ, वो कुछ ज्यादा होकर हुआ। एक घटना का जिक्र भी है, मैं आपको बताता हूँ, के करीब है, बहुत ही वो हुआ था। कोविड का टाइम था, मैं पटना में मेरे बहुत ही पुराने, बहुत ही एक फैमिलियर संबंध एक मुस्लिम परिवार से, सालों से, जब आप सालों से रहते हैं तो वहाँ पे धर्म और जाति की जीव टूट जाती है। वो आपके परिवार होते हैं, साथ खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ, मतलब कभी आपके जहन में वो आता ही नहीं है कि ये दूसरे जात, दूसरे धर्म या दूसरे परिवेश का है। वो सब चीजें नहीं आती जब आप पीढ़ी के तरह पीढ़ी आपके साथ होता है। तो वो आया और उसको जाना था, मुझे ऑफिस जाना था, मुझे वहाँ पे ITC होटल में जाना था कि कोई प्रोग्राम था किसी से, जो वो प्रोग्राम था, तो वो मैच कर रहा था हम लोग का प्रोग्राम का। तो मैंने कहा कि चलो तुमको मैं छोड़ दूंगा जहाँ तक जाओगे। तो मेरा है कि मैं धौला कुआं से थोड़ा आगे तक छोड़ दूंगा, वहाँ से कुछ वो करेगा, वहाँ से ऑटो कर लेगा। और कुछ मैं 10-15 मिनट अर्ली था, उसको मैंने बैठाया और जा रहा था। तो धौला कुआं के पास जहाँ पे एक जो चौराहा है, जहाँ पे द्वारिका की ओर जाती है जो रास्ता है, वहाँ पे, तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल कट मारते हुए आया बहुत तेजी से। वो ठीक लॉकडाउन के बाद का दौर था, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, सही याद आ रही थी। तबलीगी जमात वाला मामला पीक पे चल रहा था। तो वो कट करके आया और कुछ हुआ नहीं था, लेकिन गलती उसकी थी। वो एकदम, मैं आराम से जा रहा हूँ और वो सीधे कट करके वो भी जा रहा है, लाइट को भी जब मार के। तो वो उस साइड जाके वो हमको ही उल्टा घूर भी रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा टेम्पर आया, गुस्सा आया। तो मैंने गाड़ी रोका कि सोचा कि भैया गलती उसकी, मार वो रहा था, उल्टा मुझे घूर भी वही रहा है। तो ये तो बड़ा, तो मैंने बाएं साइड में गाड़ी रोकी और उसको मैंने बोला कि ये क्या है, थोड़ा सा आवाज दिया। तब तक और वहाँ मैंने देख लिया ट्रैफिक पुलिस भी था, मैंने ट्रैफिक पुलिस को भी बोला कि इसको देखियो यार, ये क्या कैसे कर रहा है ये तो। और वो बहुत जोर से किया था, वो एक तरह से, मतलब ना कि ऐसे नहीं होता है कि मतलब जो दिल्ली का जो सड़क का जो आप समझ सकते हैं। तो जब तक वो उधर पुलिस रोड क्रॉस करके आ रहा है और इधर आ रहा है, तो ये जो हमारे साथ थे वो बहुत ही बेचैन हो गए। अरे भैया आप क्यों कर लड़ रहे हैं, आपका भला बुरा आदत है, वो हमको डांटने लगा। तो लगे चुप रहो भैया करके। तो वो बाइक वाला आया, उस बाइक वाले को उसने 500 रुपया दिया, भैया गलती हो गई। उसके लिए भी अच्छा हुआ, वो निकल गया, वो उसके लिए विन सिचुएशन हो गया। अब वो आया ट्रैफिक पुलिस वाला, फिर वो देख ही रहा था, उन्होंने नहीं कुछ हो गया, हम उसको थोड़ा छोड़ के आ गए। और मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये तो आपको आपके हार मानने वाली बड़ा बेइज्जती, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उसकी। तो उसने, मैंने पूछा, जोर से, बहुत बदतमीज मैंने पूछा उसको ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि देखिए भैया, आप में मिसरा लगा हुआ है, आप में मेरे मन में, मेरे में लगा हुआ है टाइटल, मुझे अभी जाना है बाहर, मुझे PhD करनी है। भैया अगर वो आ जाता, थाना वाना ले जाता, आप तो चले जाते, हमारा सब कुछ करना है। अब वो होता नहीं होता, इसके बाद मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि गाजियाबाद में कोविड के दौरान एक जब घर में 103 डिग्री बेटे को बुखार था, वो उसको मैंने कहा कि जाओ डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास नहीं गया। उसको लगता है कि बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अरेस्ट हो जाएगा। ये डर उस कोविड में देखा था। तो इसीलिए मेरे पास उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। हम चुप रहे अगले 2-3 मिनट, फिर उसको उतारा, हम निकल। अब आप बताइए वहाँ पे मेरा जवाब क्या हो सकता था। तो ये भी दौर आया इसी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के दौर में, ये भी दौर आया, ये भी सबने महसूस किया। बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तमाम तरह की चीज़ें आई। उस दौरान टीवी कवरेज पे
टिप्पणी की गई, वो आपने देखा, वो अलग बात है जिस तरह से। तो ये सब चीज़ें होता है। उसी दौरान पॉपुलर मैंडेट भी था, लोग भी रहा। तो इन सब तमाम चीज़ों के पॉजिटिव ये भी फैक्ट भी था कि लोगों के बीच में जो ग्लोबल स्टेज की इमरजेंस भारत लोगों को अच्छा लगा। तो कई सारी चीज़ें प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए इस बुक में उस हर चीज़ का फर्स्ट हैंड अकाउंट है। फिर हम लोगों ने इस दौर में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म भी देखी, उसका भी जिक्र है। इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री से भी बातचीत है, तो फिर सुधीर मिश्रा जैसे लोगों से भी बातचीत है। ऐसी फिल्में बन रही, उसका क्या असर है? उन्होंने भी बनाई फिल्म अफवाह बनाई, वो क्यों नहीं चली? फिर लोगों के बीच में ही थे ना, तो वही बनाई। तो एक आपकी फिल्म जब दोनों लेवल प्लेइंग फिल्म में थी, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म देख ली गई, आपकी फिल्म क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सबसे बात की, सिर्फ दोनों पहलुओं से बात करके, जो समाज में जो घटा, जो समाज में हुआ, सही गलत जो भी हुआ, क्योंकि ये पॉपुलर मैंडेट था ना, ये फैक्ट बात थी। कश्मीर फाइल्स चली, लोगों ने जाके देखी। सुधीर मिश्रा की फिल्म अफवाह इतनी शानदार फिल्म नहीं देखी, ये भी तो फैक्ट बात है ना। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेते हुए दोनों पहलू के लोगों से हर चैप्टर में दोनों साइड के लोगों को समान रूप से जगह देते हुए, समान लोगों की बात रखते हुए एक अकाउंट जो एक इस 10 साल का एक सफर है। ओके, अच्छा बुक पे मैं वापस आऊंगा, थोड़ा एक दो चीजें और पूछूंगा। अच्छा, आपने ग्लोबली हम किस तरीके से नोन हुए, या फिर एक ना पोजीशन स्ट्रांग हुई, आपने उसका जिक्र किया। और शायद आपने ये जो आपने बात की कहीं गांव में जाके किसी एक व्यक्ति से, तो उसको लग रहा था कि भारत का नाम हो रहा है। है ना? हाँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए देश में, इंडिया पाकिस्तान के साथ में कुछ वॉर हुए। जिस तरीके से आपने ग्लोबल इमरजेंस देखा इंडिया का, कुछ दिखा फर्क सच में हुआ है? मैं फिर यहाँ पे अब बहुत ही डीप रूटेड और बड़ा, आप एकेडमिक डिस्कशन में जाएगा तो बहुत लंबी, वो अलग बात है। लेकिन अब नैरेटिव के लेवल पे जाएं तो लोगों में ये तो है, लोगों में लगा कि भारत एक विश्व शक्ति बन गया, भारत विश्व को दिशा देने वाला बन गया, भारत बहुत मजबूत देश है। जो भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक या वो बालाकोट हुआ, उसके हुआ। लेकिन आप अभी की बात कर रहे हैं, तो मैं 2 दिन पहले किसी चैनल पे मूड ऑफ द नेशन देख रहा था और उसके आंकड़े को देख रहा था। मैं सिर्फ उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो मैंने आंकड़े में मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं उसमें जैसे मैंने कहा भारत का मान बढ़ाया, एक वो सुप्रीमेसी वाली बात अभी भी लोगों के बीच में इस सरकार के लिए जो एक जो जुड़े रहने की, जो सपोर्ट करने की वजह जो थी, उसे सबसे बड़ी वजह यही थी लोगों में कि आप इस सरकार को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये सवाल था। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि इन्होंने भारत का मान बढ़ाया। लेकिन फिर वहीं एक रेड फ्लैग मैंने ये देखा, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर को वो मार्किंग नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं पहली बार इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हैंडलिंग जो हुआ, उसको लोगों ने उस तरीके से नहीं लिया जैसे पहले लिया था बालाकोट में या सर्जिकल के बाद। तो कहीं ना कहीं इस बार वो सरकार को वो सपोर्ट नहीं मिला उनके लोगों के बीच में जो प्रीवियसली मिला था। तो कहीं ना कहीं उसका असर, जो तमाम चीजें जो घटी, उसका असर शायद है। ग्लोबल रिस्पांस लोगों तक पहुंचा जिस तरीके से आया, ग्लोबल रिस्पांस, ये तो फैक्ट बात, ये तो सच है। देश जैसे, इसमें तो कोई दौर नहीं, ये फैक्चुअल है ना कि जब वो दौर हो रहा था, ऑलमोस्ट युद्ध हम देख रहे थे, लाइव देख रहे थे अपनी तरह में। पहली बार एक युद्ध देख रहे थे 2 देशों के बीच में, भले युद्ध का स्केल जो छोटा हो, हम लोग युद्ध देख रहे थे और हर आदमी चिपका हुआ था टीवी पे, इसमें से कोई दो राय नहीं है। और हर एक एक चीज की जानकारी आ रही थी, ये बात भी है, सही गलत कैसी कैसी जानकारी आ रही थी, वो भी लेकिन जानकारी आ रही थी, ये बात भी सच है। तो इसी सच्चाई के बीच में आप ये तो स्वीकार आप करेंगे, ये सब जानते, जब दूर तक लोग जब देख रहा था, तो उसी के बीच में ये आज की तारीख में उसके पीछे क्या रहा, कारण नहीं रहा, लेकिन ये तो सच है ना कि हमने सीज फायर की सूचना ट्रम्प से जानी, ये तो सच है ना। पहली जानकारी लोगों को जानकारी कहाँ से मिली? तो ये उसके बाद कहानी कितनी भी रची जाए, जो सच्चाई जो होती है, जो फर्स्ट मूवर होता है, तो ये तो है ना फैक्ट। अब इसको तो झुटला नहीं सकते हैं। तो अब इसके बाद आप बाकी नैरेटिव का खेल है जी। किताब, दो लोग जब किताब लिखते हैं, जो कि हम कविशाला में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लेखक हैं, किताब का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जब किस तरीके से वो स्टोरी लाइन मैच करते हैं, वो थोड़ा मैं प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि जब दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, अलग सोचते हैं दो लोग, है ना, उन डिफरेंट थॉट को
हो सकता है कि बट कुछ 90% थॉट्स हैं और 10% जो थॉट होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनको सेम प्लेट पे लाना। दो लोग मिलकर जब एक किताब करते हैं, क्या प्रोसेस है, आपने किस तरीके से करी किताब? इस मामले में थॉट प्रोसेस सेम था, क्योंकि हाँ। आपने जो सवाल किया सेम सवाल पब्लिशर का था। हाँ क्योंकि पब्लिशर आप जानते हैं कि बड़ी जो हाँ। उनको भी सवाल था, जब उनको भी बड़े प्रोडक्ट कंसेस होते हैं, हाँ, तो पहला सवाल आप ही वाला सवाल था। हाँ, तो फिर उसमें 2-3 मीटिंग हुई, तो उनको लग गया कि चलिए ये चीज़ हो जाएगा। तो और दो लोगों का होने का एडवांटेज ये रहा हाँ, कि जब शायद ये किताब शायद एक आदमी कोई लिखता हाँ, तो शायद उतना बेहतर शायद नहीं निकल पाता, हाँ, दो लोगों के कारण से। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें 2 धारा बह के सामने आई है। हाँ, ख्वाब भी है, कश्मीर फाइल्स भी है। हाँ, और दोनों जैसे मैंने बांट लिया कि इस मामले में इस पक्ष के लोगों से मैं बात करूंगा हाँ, और उस पक्ष के आप बात कीजिएगा। हाँ। तो इंडिपेंडेंट होकर बात कर रहे हैं, तो दो आराम से दरवाने और दोनों को मिला दिया है हाँ, बिना किसी एडिट के। हाँ, फिर उसको एक सिंक जो खाली है, लेकिन उसमें से कोई, तो दोनों तरीके से जब आ रहे हैं, जब आप दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कंट्रास्ट लगेगा। हाँ, लगेगा कि नहीं, आप एकदम जो एक रियल जो डॉक्यूमेंट लगेगा कि चलो दोनों चीज आप एक जगह पढ़ रहे हैं, हाँ, इनका क्या कहना है। तो अगर वो मैं करता, अगर हो सकता है कि आपकी बात से इफेक्ट होकर फिर इनकी बात को थोड़ा सप्रेस कर देता, या आपकी बात को, वो चीज़ें जो होती है यहाँ पे इस किताब में, वो चीज़ें जो दो लोगों से दो लिखने का कारण और दो अलग अलग धारा से बात करने का, वो एडवांटेज यहाँ पे जो आप कह रहे हैं जो डिसएडवांटेज हो सकता था, वो यहाँ एडवांटेज बन गया। ओके। अच्छा, ये आपके और पब्लिशर के हिसाब से न्यूट्रल ग्राउंड पे किताब है, लेकिन इस जितने बुक लॉन्चेज हुए इसके, या फिर जो पाठकों ने किताब पढ़ी या फिर सोशल मीडिया में किताब पहुंची लोगों तक, हाँ। कोई नेगेटिव प्रतिक्रियाएं? नहीं, ये हैरानी की बात है कि लेफ्ट राइट सेंटर वही। तीनों ने इसे तारीफ की। ये और आज की तारीख में ये मेरे लिए बड़ा प्राउड सक्सेस है हमारे लिए और पब्लिशर के लिए। शायद ऐसी बुक हाँ, और ऐसी टाइटल के साथ हाँ, सामने आ जाए तो, और इसे हर आदमी इंडोर्स करे, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इसमें वही इसीलिए था कि जैसे अब किसी भी एक चैप्टर, इसमें 11 चैप्टर है, किसी एक चैप्टर में किसी एक पक्ष को कम या ऊपर अगर कर देते हाँ, तो शायद सवाल उठ सकता था। हाँ, अगर 24 में अयोध्या हारे हैं तो हमने हारने की एकदम पूरी वजह सीधी सीधी एज इट इज लिखी है। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा विवेक अग्निहोत्री की फिल्में चली और सुधीर मिश्रा की फिल्में नहीं चली, तो मैंने उनसे ही पूछी है, मैंने अपनी बात नहीं की है, हाँ, फिर सिर्फ फैक्ट रखी है। कोविड में जो मैंने कहा कि ये चीज घटनाएं घटी, ये मैंने लिखी। अब वो किसान के बीच में वो ये कह रहा है कि भैया मेरा जीवन कठिन है लेकिन मैं भारत का मान भरा है, मैंने उसी के हिसाब से रखी है। उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? ये ब्लैक एंड व्हाइट एकदम सीधी सीधी, कहीं इसमें ये नहीं। हाँ, इसमें अगर हम उसको आप कह रहे हैं कि वर्ड प्ले करने की या किसी एक मनसे से किसी को ऊपर नीचे, तो ये बड़ा जोखिम वाला था। वो एक पकड़ के हो सकता है कि इसे कर देता है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती भी कि लोगों ने पूरी पढ़ी। अगर हो सकता है कि आप 10 पेज पढ़ लें, हाँ, उसके बाद आप एक विंग सेट हो जाए। हाँ एक विंग सेट कर लें। होता है 10 पेज पढ़ते पढ़ते आप लगेगा अरे ये तो एकदम कंप्लीट है, Right. फिर 11वें पेज में आपको वो ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो एज इट इज उस तरह के वो डॉक्यूमेंट को, जिस तरह से आप इसके रिव्यूज भी देखेंगे, हाँ, तो वो, और इस तरह से जो हम लोगों ने जब बुक लॉन्च भी किया था, तो आप अगर उसको देखेंगे उसका वीडियो, तो जावेद साहब आए थे, चिदम्बरम थे, स्वप्न दास वैसे गुप्ता देखा जावे था। सामने इसका वो भी लिखा जी हुआ है। जी अच्छा। जी जी तो और स्वप्न दास गुप्ता थे बीजेपी हाँ। से, जेडीयू से, तो एनडीए और यूपीए भी दोनों हाँ, समान रूप से, और दोनों वहां भी समान रूप से हाँ, दोनों के बीच में संवाद हुआ। तो हम लोगों ने उसी तरह से पोजिशनिंग की। ये किसी का विचार नहीं है, हाँ, एक ट्रैवल जो है, उस ट्रैवल का ये डॉक्यूमेंट है हाँ, जो आगे आने वाले कई साल तक, अगर आप इस साल 10 सालों में क्या हुआ था, हाँ। तो बड़ा इंडिपेंडेंट कोई पढ़ेगा तो उसको समझ लेगा। ओके। आखिरी में मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि अगर पिछले सालों में, दशकों में वही बात करें कि जो राजनीतिज्ञ हैं या फिर राजनेता हैं, उनकी विचारधाराओं में, चाहे वो बोलना हो, चाहे प्रतिक्रिया देनी हो, जैसे हमने वाजपेयी जी के समय भी हम सुनते थे जो डिबेट्स होते थे ना, कुछ थोड़ा सधे हुए होते थे। कुछ परिवर्तन देखे आगे, वही कि आगे कुछ परिवर्तन आएंगे राजनीति में? क्या आगे आने वाले सालों में जिस तरीके से सरकारों में परिवर्तन आएगा, तो जो सरकारें जिस तरीके से चल रही हैं उसमें ही परिवर्तन आएगा? नहीं, मैं ये तो आप ये मान लीजिए, हम लोग अभी एक्सट्रीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। ओके। और अभी जो आप देख रहे हैं, हाँ, तो इसमें से जैसे थे ना कि अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, हाँ, तो आधे रह जाएंगे, आधे विलुप्त हो जाएंगे। हाँ,
इसमें आप देखिए कि अभी के जो लीडरशिप है या अभी का जो एक है, एक हम लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण समय देखा था इमरजेंसी का, 75 to 80, और आप उसके बाद देखें 80 से लेके 2020 तक या 2025 तक, तो वही लीडरशिप जो उस समय इमर्ज की, वही लीडरशिप आगे आई, पूरे राज किया। अब उनका उम्र ढलान हो गया, अब कम हो गए धीरे धीरे, अब नई लीडरशिप आई। उसी तरह से जो मेरा अपना 2025 to 2030 ये जो अगले 4-5 साल का दौर है, इसमें कई सारे खत्म हो जाएंगे और कई आपको नई लीडरशिप उभरती दिखेगी, नई तरह की लीडरशिप उभरती दिखेगी, नई मिजाज से, नए जो, क्योंकि अब का जो लोग है, जो अगर 2000 में जिसका जन्म हुआ है वो 2029 तक 30 साल का हो जाएगा ना, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जिसने 2000 से पहले की दुनिया ही नहीं देखी है, और ऐसे लोग आधे से अधिक रहेंगे। वो एक नई जनरेशन, जेन अल्फा या कुछ बोल रहे हैं, जेन जी जिसको बोलते हैं। तो ये वो जो है ना, अब सारी जनरेशन जो है वो आप बात करेंगे पुरानी, उसको कोई मतलब नहीं होगा सरोकार से। वो अपने हिसाब से वो राजनीति भी तय करेगा, उसके हिसाब से नए नेता भी आपको उभरते दिखेंगे, या जो अभी के नेता में जो यंग हैं या जो हैं वो चाहे तो उनके हिसाब से बदलते हुए दिखेंगे, जो नहीं बदलेंगे वो आपको विलुप्त होते दिखेंगे। तो इसीलिए ट्रांजिशन का दौर है। आप अगले 5 साल बाद हम लोग बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपको कम्प्लीटली देश में कंप्लीट आपको नई राजनीतिक तस्वीर आपको दिखेगी, नए कैलेबर के साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे आपने जिक्र भी कि सैचुरेशन है इस टाइम पे, वही जो मैंने दौर देखा था 2011-12 के आसपास, जिसका आपने जिक्र किया अन्ना आंदोलन के समय पे, उसमें दिल्ली में भी एक पार्टी को फायदा हुआ और ओवरऑल देश में भी एक पार्टी को फायदा हुआ कि उसी की वजह से लोग। 11 के बाद मैं, आप 11 भी मत जाइए, मैं अभी के तारीख में जरा सा लाइटर नोट बोल रहा हूँ, सैयारा हिट हो गई ना, हम लोग बड़ा उस पर हंसते रह गए, सैयारा चल गई ना। वो जनरेशन का इंटरेस्ट बता। अब कौन देखा आप सैयारा, आप बड़े बड़े लोग आके वो लोग कर रहे हैं, तो हम देखने गए थे, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि हर दौर की अपनी कहानी होती है ना, हर दौर की एक फिल्म होती है ना। तेरे नाम भी आई ना, हम लोगों ने एक दूजे के लिए भी देखा ना, एक दूजे के लिए उस समय के पुरानी जनरेशन ने बहुत बुरी फिल्म कही ना, फिर मैंने प्यार किया आया ना, तेरे नाम आई ना, सबके लिए अपने DDLJ आई ना, हर आदमी के लिए अपनी फिल्म में, अपनी जनरेशन की फिल्म आई, और उससे पहले वालों को वो बहुत बेकार लगी, तो अभी भी सैयारा आई ना, हिट हुई ना, जिनके लिए बनाई उन्होंने कनेक्ट कर लिया ना। तो भैया आप क्या कर रहे हैं भैया, आपके लिए अगर मुझे बुरा नहीं, मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी तो भैया मेरे लिए बनाई भी नहीं गई थी, जिसको अच्छी लगी चल गई ना। तो उन्होंने किसी ने आके अपने जिंदगी की पहली फिल्म बनी तो उसने उसे हिट करा दी ना। अब आके बोल दीजिए क्रिंज है, वो है, बड़ा अजीब है, छिछोरा है, वो आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन करते रहिए। मैटर ऑफ द फैक्ट कि उससे जिंदगी ने कनेक्ट के जाके देख लिया, जाके देखा आपने हॉल में जाके देखा, मार्केटिंग जो भी अपनी जगह पे, मार्केटिंग तो उसके 2 हफ्ते बाद वार फिल्म आई। हाँ बिल्कुल, इतने बड़े स्टार्टअप के साथ मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग कर लो ना, कितनी बड़ी फिल्म आती है। बीच में शाहरुख, सलमान या तमाम अजय देवगन सबकी, अक्षय कुमार की ऐसी जब बड़ी मार्केटिंग कौन कर सकता था, सबकी फिल्म आई ना। तो सिर्फ ये कहते ना कि मार्केटिंग को करके आप सीधे कर लेंगे, आप हॉल में ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सैयारा ने जनरेशनल शिफ्ट की, उसी तरह से राजनीति में भी आपको नई सैयारा जनरेशन आपको दिखेगी। आप पसंद करेंगे, हम पसंद करें, अलग बात है, लेकिन चेंज आएगा, वो आएगा, वो उनके साथ। तो आपको राजनीति में भी सैयारा जनरेशन बहुत जल्दी आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि राजनीति, पत्रकारिता और जिस तरीके से देश का परिदृश्य इस समय पे, तो उस पे विचार जिस तरीके से आपने रखे, लोगों को कुछ समझ में आएगा, लोग कुछ सोचेंगे। और यही प्रयास है कि अगर इस बातचीत को कोई भी एक व्यक्ति के दिमाग में हम कोई एक प्रश्न चिन्ह लगा पाए, जो चीजें चल रही हैं समाज में, वो सोचे, अपनी तरफ से हमारा प्रयास साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।